गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी मॉर्निंग। चैट विंडो पे थोड़ी सी अपनी एक्साइटमेंट आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अरे वाह, इतने सारे मैसेजेस पहले से ही आए हुए हैं। अनुराग सर के, रंजीत सर के, मोहित सर के, उपेंद्र सर के भी आए हुए हैं। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे हरे कृष्णा भी आया हुआ है। हरे कृष्णा, वेरी नाइस, सुपर एक्साइटेड। ग्रेट ग्रेट। सो कल मैंने कॉन्टेक्स्ट और बिल्ड किया था। बेसिकली हम फ्रेमवर्क्स की ट्रेनिंग कराने वाले हैं आप सबको। और थैंक यू सो मच, आप सुबह जल्दी आ गए। और आपके एक्साइटमेंट को देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑनेस्टली, जैसा मेरा ब्रांड प्रॉमिस है कि मैं हर बार कुछ एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ, तो मैं ना आज भी कुछ बोनस कंटेंट लेकर आया हूँ आप सबके लिए। सो फ्रेमवर्क्स तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, कि कंटेंट भी बताऊंगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की भी नॉलेज दूंगा। एट द सेम टाइम मेरे पास कुछ बोनस कंटेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं जब वो स्लाइड आएगी तभी आपको प्रेजेंट करूंगा। आप सब कनेक्टेड रहिए। एवरीथिंग, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो कल आपने मुझे सजेशंस दिए ना, वो आज मैं इम्प्लीमेंट करूँ। तो इसलिए कुछ बोनस स्लाइड्स हैं आपके लिए। सो स्टे कनेक्टेड, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कंटेंट आज का भी। सो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर कर रहा हूँ जल्दी से। ओके, सो विमल सर और एनीवन, कैन यू प्लीज कंफर्म? और आप वीडियो पे आ जाइए, मैं ना देखता भी रहता हूँ पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन। मतलब नॉट जस्ट विमल सर, मैं तो सबको बोल रहा हूँ। सो अगर पार्टिसिपेंट का रिएक्शन मिलता है ना, तो मेरे को भी पता लगता है कि हाँ, मैं सही डिलीवरी कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इट फील्स कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। सो इफ यू कैन कम ऑन वीडियो एंड शो योर रिएक्शंस एंड एक्सप्रेशंस जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो इट विल हेल्प मी डिलीवर वेल। अगर मैं अच्छी डिलीवरी करूंगा तो आप ही को ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो आपका भी फायदा है उसमें। सो अब मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है सबको? बिल्कुल दिख रही है सर, प्लीज गो अहेड। ओके, ग्रेट। सो दोस्तों, आज हमारी जो है ट्रेनिंग जो चल रही है फ्रेमवर्क्स के चल रहा है, और आज हमारा डे 2 है। जैसा आपको पता है 15 दिसंबर, यानी कि हमने कल के फ्रेमवर्क्स जो कर लिए हैं वो हम रिकैप नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है तो आप भेज सकते हैं मेरे को, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आंसर कर दूंगा। आज हम न्यू फ्रेमवर्क लेने वाले हैं 15 दिसंबर 9 से 11। सो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करने का कोशिश करेंगे, जो रह जाएगा वो कल करेंगे। और सवाल लेने की कोशिश भी करेंगे आज के सेशन में, अगर पॉसिबल हुआ तो। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं फ्रेमवर्क की वीडियो बताने वाला हूँ आपको। और वो फ्रेमवर्क किसके लिए बनाया गया है वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा उस पर्सन की, या उस टारगेट ऑडियंस की, या उस कस्टमर की कौन सी नीड, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, वो भी बताने वाला हूँ। और साथ में आपके क्वेश्चन एंड आंसर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, एक बोनस स्लाइड है जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं रखा है, वो आपके पास जब आएगी तब आपको समझ में आएगा, यार ये तो मजा आ गया। तो कहाँ पे, सॉरी, कौन सी सोल्यूशन कहाँ पे फिक्स होगा या कहाँ पे लगेगा, तो वो कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जर्नी क्या है? पहले आपने 10 डेज एमबीए में सीखा कि क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके, और फ्रेमवर्क्स की मदद से उन्हीं सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया। यानी कि जो अब हम बीबी इम्पैक्ट जब सेल करेंगे को, तो फ्रेमवर्क्स के माध्यम से, सही सवालों के माध्यम से समझ पाएगा, जो मैंने स्ट्रैटेजी सीखी है ना 10 डेज एमबीए में, उनमें से मैं कौन सी इंप्लीमेंट करूं अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए। सो दैट इज वाई ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये एकदम परफेक्ट है। और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गिव द राइट सोल्यूशन टू योर कस्टमर्स। सो मूविंग ऑन, जैसे मैंने आपको बताया, कोचिंग इज नॉट अबाउट गिविंग द सोल्यूशन, इट इज अबाउट आस्किंग आस्किंग द सोल्यूशन फ्रॉम द कस्टमर। ओके, सो अब मैं आपको आज के पहले फ्रेमवर्क की तरफ लेके चल रहा हूँ। इसका नाम है 8P बिजनेस सक्सेस फॉर्मूला। ठीक है। सो जब और मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, वीडियो प्ले करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपने विवेक सर की कोई सी भी वीडियो नहीं देखी आज तक, कोई सी भी वीडियो, तो आप सोच लीजिए कि ये जो फ्रेमवर्क की जो वीडियो है ना, वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, कि इसमें पूरी सारी वीडियोस की समरी मिल जाएगी आपको। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो देखोगे आप खुद कहोगे, यार इसको तो कम से कम 10 बार देखना चाहिए। एंड दैट इज अ फैक्ट। जब मैं इस वीडियो को देखता हूँ ना, हर बार तो मुझे कुछ नया लर्निंग मिलता है। इतनी पावरफुल फ्रेमवर्क है ये वाला। दूसरा, ये जो फ्रेमवर्क, अगर आपने विवेक सर की सारी वीडियोस देखी है, सारी आज तक जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे है, बीबी कम्युनिटी ऐप पे है, तो ये 8P का जो फ्रेमवर्क है, ये आपके लिए समरी होगा सारी वीडियोस का। इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है ये। सो बेसिकली, जब मैं इसको डिफाइन करने का सोच रहा था, मैं कल रात को लगभग 1 घंटा लगाया मैंने इसको समझने के लिए, कि मैं इसको इंट्रोड्यूस कैसे करूं आपके लिए। और मैंने ना पूरा
पन्ना जिसमें 15 से 20 पॉइंट से मैंने लिखे। मैंने कहा मैं 15 से 20 पॉइंट्स बताऊंगा इंट्रोडक्शन के लिए तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर कहा सर ये है क्या ये फ्रेमवर्क, तो बहुत ही मुश्किल था मेरे को इसको एक लाइन में बताना। बट थैंक्स टू कृष्णा आई हैव द डेफिनेशन फॉर यू। इट इज बेसिकली जो 8P का फ्रेमवर्क है ना, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस के लिए। यानी कि अगर आपने कुछ और नहीं देखा ना, सिर्फ यही फ्रेमवर्क देख लिया, तो आपको पूरा इंटेंस समरी मिल जाएगी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को सक्सेसफुल करने की। इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है, इतना पावरफुल कंटेंट है इस वीडियो के अंदर विवेक सर का। सो अब मैं आपके साथ वो वीडियो को प्ले करने वाला हूँ। ठीक है, आप वो वीडियो देखिए। उसके बाद हम टारगेट ऑडियंस, उनकी नीड को समझेंगे और उनके कौन सा सोल्यूशन मिलता है हम वो भी समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, सो प्लीज मेक नोट्स। प्लीज, आप हो सकता है एक बार समझ भी ना आए तो दोबारा भी दिखने पड़े, बट प्लीज मेक नोट्स। Just 1 second, I will quickly play the video now. Okay, so where is it? Yes. मैंने ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप अनचेक कर दिया है, सो आई होप वो बार्स नहीं आ रही होंगी विमल सर। अभी तक तो नहीं आ रही है सर, बस एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिए इसको। हाँ, मैं वो करने वाला हूँ। स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा। सो इज द वॉइस क्लियर? क्लियर है मैं सर। प्ले करूं? ओके, प्लीज पेन पेपर प्लीज आप लेके आ जाइए, वीडियो पे आ जाइए। मैं आपके रिएक्शंस देखते रहूंगा वीडियो के दौरान। प्लीज कम ऑन द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एक एक वीडियो में इतनी जान है कि बिजनेस को आपके आसानी से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। आज का टॉपिक, मैं लीडरशिप फनल जो पहले प्रोग्राम चला करता था उसको रिक्रिएट किया है आपके लिए। 8 पीस का ये फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क को समझना जरूरी है। अगर आपने पहले मेरे कई वीडियोस देखे हैं तो ये आपको समरी की तरह लगेगा, और अगर आपने इस वीडियो को पहले देखा है तो बाकी वीडियो समझने आसान हो जाएंगे। सबसे पहला रूल क्या है, याद रखिए, अगर आप इवेंट में आए थे आपने मेरा ऐसा हाथ कुछ देखा होगा कि बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए, बिजनेस सीक्वेंस में होना चाहिए, बिजनेस सीक्वेंस में होना चाहिए। वो सीक्वेंस क्या है? 7 पीस का सीक्वेंस है और 8वां पी है पर्पस। पहले 7 पी सुन लेते हैं। क्या है? पहला है प्रॉब्लम, दूसरा है प्रोस्पेक्ट, तीसरा पीपल, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा प्राइसिंग पोजिशनिंग, छठा प्रोसेस परफॉर्मेंस, सातवां प्रॉफिट और आठवां है पर्पस। पर्पस सभी के अंदर घुला मिला है। पर्पस क्या है? सूत्रे मणि गणा युवा। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? मैं कौन हूं? मैं वो धागा हूं जो सारे मनकों को, मोतियों को पिरो के रखता है। ऐसी पर्पस वो धागा है जो सारे मोतियों को, कौन से मोती? प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, परफॉर्मेंस और प्रॉफिट। ये सारे अलग अलग बड़े मोती हैं, इनको जोड़ के रखता है पर्पस। इनको समझते ज्यादातर लोग फंसते क्यों है जब वो मेरे साथ बिजनेस प्रोग्राम्स में आते हैं। और अगर आपने इवेंट में आकर देखा होगा कि लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं ये बिजनेस करता हूँ, बेचूं कैसा? मैं ये बिजनेस करता हूँ, डिस्काउंट देना पड़ता है। मैं ये बिजनेस करता हूँ, उधार देना पड़ता है। मैं ये बिजनेस करता हूँ, नया कस्टमर नहीं मिल रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो 5वें पी की बातें करते हैं, बेचूं कैसे, प्राइसिंग पोजिशनिंग, बेचूं कैसे, पोजिशनिंग कैसे करूं, बेचूं कैसे, पोजिशनिंग कैसे करूं, या मुझे उधार देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, परेशान हूं, मैन पावर छोड़ के चली जाती है, मैन पावर छोड़ के चली जाती है। दूसरा पी है। 5वें तीसरे पी के, तीसरे, 5वें, छठे पी के सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका रिजल्ट होता है 7वें पी में, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट। सीक्वेंस में चलते हैं। पहला पी क्या है? जब तक आपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करी है, आपको बिजनेस शुरू करने का फायदा नहीं होगा। 2 क्वेश्चन, व्हाट इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर? सेकंड, हाउ डू यू सॉल्व इट इन सच अ वे दैट योर कस्टमर कैन नॉट सॉल्व ऑन हिज ओन विदाउट यू? कस्टमर की ज्वलन समस्या क्या है, उसको ऐसे कैसे सॉल्व करें कि वो आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। मार्केट आप तभी इवैल्यूएट कर पाओगे। आपको रेडिकल इनोवेशन लाना, इंक्रीमेंटल इनोवेशन लाना, इसकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। ये निकल के आता है कस्टमर सेंट्रिसिटी से। कैसे एक्सट्रीम सेंट्रिसिटी आएगी? आपका इनोवेशन और ऑटोमेशन लार्जली डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। आपने वो इनोवेशन मिस कर दिया है जिससे कस्टमर की मनी मेकिंग मॉडल को आप इंपैक्ट कर सको। उसका मनी मेकिंग मॉडल क्या होता है? वो कैसे कमाता है, कहां से कमाता है, जो कस्टमर की ग्रोथ कहां से आएगी वो ढूंढना है आपको। कस्टमर की ग्रोथ कहां से आएगी वो ढूंढना है आपको। कस्टमर तब तो प्रोडक्ट लेता नहीं जब उसको चाहिए, वो तब लेता है जब उसको चाहिए ही चाहिए। तो कौन सी वो नीड और अर्जेंसी है, प्रॉब्लम कौन सी है, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि कस्टमर की नीड है आपको लीड देनी। बाबा रामदेव ने शुरू में ऐसे ही कैसे किया था बिजनेस को। उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर उन्होंने नई प्रॉब्लम ढूंढी कि लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने पहले अपने आप को हेल्थ एम्बेसडर की तरह
योग गुरु की तरह एस्टैब्लिश किया और हेल्थ पे फोकस किया और हेल्थ वाली प्रॉब्लम पे काम किया। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बाद में आती है, रिसोर्सेज बाद में आते हैं, पहले कस्टमर की नीड आती है। तो रिवर्स प्रोडक्शन रियल इनोवेशन। रिवर्स प्रोडक्शन, मैं ऐसे हाथ घुमाता हूं, इज रियल इनोवेशन का मतलब क्या है? एक कस्टमर से निकल के आएगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। कस्टमर बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरह से आप सॉल्व करें कि वो आपके अलावा कहीं जा ना पाए, बेचारा किधर ना जा पाए, केवल उसको हर बार आपके पास आना पड़े, आपका बिजनेस सेफ हो जाएगा। इसलिए याद रखिए कि परफेक्ट प्रॉब्लम से हम शुरू करेंगे। हमेशा परफेक्ट प्रॉब्लम को ढूंढना है हमने। कस्टमर की वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करेंगे। आप पहले प्रॉब्लम ढूंढिए, कस्टमर मत ढूंढिए। आप पहले प्राइस मत डिसाइड करिए, आप प्रॉब्लम ढूंढिए। आप प्रॉफिट मत डिसाइड करिए, आप प्रॉब्लम ढूंढिए। आप रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग करिए स्टीव जॉब्स की तरह। जिंदगी में, धंधे के अंदर 80% समय प्रॉब्लम ढूंढने में लगा निकाल दीजिए अपनी शुरुआत में। आप अगर आज कहीं भी फंसे हुए हैं, इसीलिए फंसे क्योंकि आपका पहला पे ठीक नहीं। आप अगर बिजनेस में कहीं भी फंसे हुए, किस भी स्टेज पे फंसे हुए, उसका नंबर 1 रीजन है कि आपका पहला पी ठीक नहीं। आपका दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन में नाम हो जाएगा जैक वेल्च की तरह। कब होगा? जब आप जाकर के ढूंढेंगे पहले सब्जेक्ट पे। इसके बाद होता है मेरा दूसरा पी, सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, आप कैसे बेचूं, फाइनेंशियल मॉडल। लोग 8-7वें पी से चालू करते हैं, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है। अरे प्रॉफिट आपका बर्बाद कर देंगे आपके कॉम्पिटिटर आके, क्योंकि आपने शुरुआत में फंडामेंटल सीक्वेंस बने गए। तो प्रॉब्लम के बाद ही प्रॉस्पेक्ट ढूंढना है कि कस्टमर है कैसा, किस उम्र का कस्टमर है, आपका एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी है, बहुत पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है। उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाना, उस हिसाब से प्राइसिंग पोजीशनिंग, किस धर्म का है, उसकी क्या वैल्यूज है, लाइफस्टाइल कैसा है, उसका इनकम रेट कितना है। जो आपका अमूमन कस्टमर है वो 20,000 से 50,000 रुपए महीना कमाने वाला है, 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला है, बड़ा अरबपति करोड़पति टाइप कस्टमर है। किस लोकेशन पे रहता है, वो काम क्या करता है, वो क्या सेल्फ एम्प्लॉयड है कि वो एम्प्लॉय है कि वो इन्वेस्टर है कि वो बिजनेसमैन है, सोशल क्लास कैसा है, उसका इंटरेस्ट एरिया उसके क्या क्या है, जेंडर क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कौन सी रेस से आता है, कंपनी किस तरह की बनाता है, किस साइज की होती है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पहचानो, उसका कल्चर कैसा है, उसका शादीशुदा है कि नहीं है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एथनिसिटी उसकी क्या है, किस इंडस्ट्री से वो निकल के आता है, उसका माइंडसेट क्या है, बायर है कि बार्गेनर है, एस्पिरेशनल है या बिल्कुल अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब सस्ती आइटम लूंगा, एस्पिरेशनल मतलब सबसे पहले खरीदूंगा मैं एप्पल का जो नया फोन आएगा। समझो अपने प्रोस्पेक्ट को, समझो, तब जाके बनाओगे। पीपल खरीद लेकर के आओगे मैन पावर मार्केट से, तब जाकर के आप प्रोडक्ट बनाते हो, तब जाके प्राइसिंग पोजीशनिंग करते हो, तब माल बेचते हो। आप क्या है, बेचने में पहले लग जाते हो, बाद में चीजें डिसाइड करते हो। उस परफेक्ट कस्टमर का साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक सब प्लान करो। जब आपने ये सारी चीजें उसकी प्लान कर ली, हर जगह तो माल बेचते नहीं है। शुरुआत आपने प्रॉब्लम से करी, अब आपने कस्टमर डिफाइन कर लिया, अब आप ऐसी मैन पावर लेके आओ जो इस कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सीक्वेंस पे चल रहे हैं, याद रखिएगा। यानी कि स्टेप 2 पे आपने देखा कस्टमर, स्टेप 1 पे देखा उसकी प्रॉब्लम। तो कौन से कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह के पीपल चाहिए जो कि प्रोडक्ट बनाएंगे। अब हर तरह की मैन पावर नहीं हायर की जाती। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में हेड ऑफिस के अंदर, सब बड़ी एक्सपेंसिव प्रीमियम क्रीम लीडरशिप है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर थे, कौन सी कंपनी के, ज्योनी और कार्बन मोबाइल के। हमारे चीफ लर्निंग ऑफिसर 12,000 लोगों की टीम हैंडल करते थे पहले एयरटेल के अंदर, और हैंडल करते थे लावा में। इसी तरह मैं एक एक करके सारे फंक्शन हेड करूंगा। मेरे चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर सारे टॉप रियल एस्टेट कंपनीज के स्ट्रैटेजी हेड थे। हमारे यहाँ सारी लीडरशिप बड़ी क्रीम और प्रीमियम है, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, सर्विस का है। और हमारे कस्टमर को पहचानते हैं जो कि इंटेलिजेंट कस्टमर है हमारा, जो आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में। तो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉय है हमारे। आपकी हायरिंग रिक्रूटमेंट आप उसी हिसाब से प्लान करेंगे, आप अपने पीपल स्किल उसी हिसाब से प्लान करेंगे, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वैसे ही प्लान करेंगे कि भाई मैं इनकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करूंगा। उसी हिसाब से आप उनको मोटिवेट रिटेन करेंगे, कितने क्रिटिकल रोल है, कितने केपेबल मैन पावर चाहिए, कैसे आप चेंज मैनेजमेंट बिल्ड करेंगे। अगर आपका फैमिली रन बिजनेस है तो प्रोफेशनल्स को कैसे आप अमेलगेमेट करेंगे साथ में, कम्युनिकेशन स्टाइल आपका कैसा रहेगा कि मैन पावर के साथ, कैसे आपके लिसनिंग स्किल रहेंगे। इस टैलेंटेड मैन पावर को आपको बिल्ड करना है। और जब ये मैन पावर बिल्ड करते हैं तब आप इनके साथ में पॉजिटिव आइडियाज की पाइपलाइन तैयार करो, बैठ के उनके साथ डिस्कशन करो कि देखो भाई ये मेरा कस्टमर है, ये इसकी प्रॉब्लम है, बताओ कैसे सॉल्व करें। आपने गोल स्टेटमेंट दे दिया। अब आपने गोल स्टेटमेंट दे दिया, कस्टमर की नीड क्या रहा भाई, कस्टमर ये चाहता है। अब वो टीम आपके साथ बैठ करके ब्रेनस्टॉर्म करेगी प्रोडक्ट बनाने से पहले, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं। याद रखना, इस हाथ को चलता रहेगा, सीक्वेंस में चल रहे हैं। जब सीक्वेंस के बाहर जाओगे बिजनेस में पक्का प्रॉब्लम आएगी। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फ्रेमवर्क है, बाहर नहीं जाना है सीक्वेंस की। पीपल बैठ के डिसाइड करेंगे कि मैं प्रोडक्ट कैसा बनाऊं, उसमें आपका बड़ा रोल होगा क्योंकि आप लीडरशिप देखते हैं।
अब आपने प्रॉमिसिंग आइडिया उनके आइडिया से निकालने हैं, आप अपनी तरफ से खुद मत दीजिए आइडिया, उनको बोलिए आप गेम चेंजिंग आइडिया दो, वो इन्वॉल्व होंगे, जब वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तब प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रोडक्ट बनाएंगे तो अब आपको देखना है कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि बिजनेस लंबा चले, सस्टेन कर सके। कैसे आप इस प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी बिल्ड करेंगे, इसमें कैसे चैटबॉट डालेंगे, मोबाइल ऐप डालेंगे, कैसे आप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं C2C। आज तक क्या होता था, B2C मतलब कस्टमर को बेचा सीधा कंज्यूमर को, B2B एक बिजनेस ने बिजनेस को बेचा, B2G B2B2C एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को बेचा जिसने कस्टमर को बेचा। आजकल क्या हो गया, C2C सीधा कस्टमर ने बेचा कस्टमर ने खरीदा, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। आपको ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करना है जिससे आपको कल को पैसिव इनकम हो सके। आपको देखना है क्वांटिफाइड रूप से आप क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कर सके, यानी कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला सके। आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आप क्योंकि आप प्रोडक्ट कैसे बना रहे हो, उस पीपल के साथ बना रहे हो जो कि समझ चुका है कि हमारे कौन से कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, सीक्वेंस में चलना है। आपने कॉस्टिंग कंट्रोल किया, एसेट लाइट मॉडल बिल्ड करने की कोशिश करी अपने प्रोडक्ट के अंदर। आपने देखा BCG मैट्रिक्स के द्वारा कि भाई मार्केट कहाँ जा रही है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपने इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी है, स्ट्रेटजी लेके आए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड किया, आपने टेक्नोलॉजी के अंदर ERP भी लेकर के आए। अब क्या करोगे, आप पायलट एक्सपेरिमेंट करोगे इस प्रोडक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट को लेके जाओगे मार्केट में बनाने के बाद। आपने जो भी बेस्ट प्रॉमिसिंग आइडिया सेलेक्ट किए थे उनके साथ में जाकर के आप पायलट एक्सपेरिमेंटेशन वैलिडेशन करोगे पूरे देश में, नहीं छोटे रीजन में। ताकि आप पायलट इसलिए बोल रहा हूं, छोटा प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुरू शुरू में जितनी गलती करनी कर दो, एक बार बिजनेस स्केल हो गया और फिर गलती सामने आई तो दूध वाला .com जैसे खत्म हो गया वैसे खत्म हो जाएंगे। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए खत्म हो जाती। स्केल करने के बाद अगर गलती करी, यानी कि अगर बहुत तेज गाड़ी चल रही है, उस समय हल्का सा भी स्टीयरिंग इधर उधर हिलाओगे तो गाड़ी बहुत तेज मुड़ जाती है, मेरी बात समझ रहे हैं, सीधा एक्सीडेंट हो जाता है। अगर गाड़ी धीरे चल रही हो, इतना स्टीयरिंग हिलाओगे तो फर्क नहीं चलेगा, 20 की स्पीड पे गाड़ी चल रही हो, इतना स्टीयरिंग हिला दोगे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 120 की स्पीड पे चल रही हो, इतना हिला दिया ना अगर, इसलिए जो भी गलतियां करनी है वो शुरुआत में कर लो, चौथे पी तक कर लो, रिस्पॉन्स कलेक्ट करो, फीडबैक कलेक्ट करो मार्केट से। आप देखो कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, फास्ट मूविंग कौन सा है, स्लो मूविंग कौन सा है, नॉन मूविंग कौन सा है, कौन सा तेज बिक रहा है, कैसे आपके नेगेटिव कैश फ्लो तो नहीं देगा ये प्रोडक्ट कहीं, क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर क्रिएट कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लोग ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो सारे के सारे बेच रहे थे, आपने वही आइटम बना दिया जो सब बेच रहे थे, तो आपको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा, उधार पे बेचना पड़ेगा, नेगेटिव मार्जिन का प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो आपने इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी, एंट्री बैरियर बनाने की कोशिश करी, क्योंकि गलती नॉर्मली ये कर देता है बिजनेसमैन के लेगार्ड की तरह आखिरी में प्लॉट लेके आता है, और ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, और सारे कमा रहे हैं और मैं भी कमा लूंगा, मैं भी प्लॉट लेके आता हूँ। जब तक आप लेके आते हो तब तक मार्केट सैचुरेट हो जाती है और आपकी फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाती है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा जाती है, आपको उधारी पे बेचना पड़ जाता है। आपको फ्लाई लाइट मॉडल बनाना है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आपने सारे टेस्ट कर लिए, प्रोडक्ट बन गया, तो मैं 5वें पी पे आऊंगा। अब मैं राइटली इसकी पोजीशनिंग करूंगा, अब उसको मैं राइटली बेचूंगा, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अब आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे, आपका हुक कैसा है, आपका जिंगल कैसा है, आपका कॉल टू एक्शन कैसा है, आपकी टर्नओवर स्ट्रेटजी क्या होगी, आपकी रेवेन्यू स्ट्रेटजी क्या होगी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाओगे, पोजीशनिंग कैसे करोगे, प्रीमियम पे बेचोगे, पेनिट्रेशन कैसे करोगे, ब्रांड का प्रॉमिस कैसे लेकर के आओगे, अपसेल क्रॉस सेल कैसे करोगे, उसको लॉयल कैसे बनाओगे, ब्रांड इक्विटी कैसे बढ़ाओगे, क्रॉस प्रमोशन कैसे करोगे, गुरिल्ला मार्केटिंग कैसे करोगे। ये सारी चीजें पोजिशनिंग और मार्केटिंग में आती है, यानी कि मार्केटिंग और पोजिशनिंग बेचना शुरू करो। ये 5वां पी है। पर आप ऐसी आइटम बेचोगे जो सब बना रहे थे, तो फिर कस्टमर आपको तंग करेगा, क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस है, कस्टमर के पास ऑप्शंस है, इसीलिए सीक्वेंस में कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट ऐसा जबरदस्त बना दिया कि आपको 5 रुपए में दिक्कत नहीं आएगी, आपका कोका घटेगा, यानी कि नया कस्टमर लाने की कॉस्ट घटेगी, आपको रिकरिंग रेवेन्यू मिलेगा, आप सेल क्रॉस सेल आसानी से हो जाएगा, आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाओगे कि आप हो कौन, आप न्यूएस्ट हो, आप नीश हो, आप मोस्ट नीडेड हो, आप रिलायबल हो, आप मोस्ट कनेक्टेड हो, आप बेस्ट हो, एक्सपर्ट हो, मोस्ट कन्वीनियंट हो, आपको पता चलेगा वो कौन, आप कूलेस्ट हो, आप बेस्ट क्वालिटी हो, आप एस्पायरिंग हो, आप प्रिसाइज हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एकदम यूनिक हो, कोई नहीं आपके जैसा, आप एडवेंचरस हो, आप बहुत सस्ते हो, चीपेस्ट हो, आप इनोवेटिव हो, हर बार नई चीज लाते हो, आप मैक्सिमम फीचर और सबसे ज्यादा फीचर लेके आते हो, कि आप जेन्युइन हो। जो भी आप हो, आप आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाएगा उसी बेसिस पे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाया था। तो आप देख पाते हो कि कौन सी मार्केट में आप जा रहे हो, अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो, बहुत महंगी आइटम बेच रहे हो, प्रीमियम मार्केट में जा रहे हो, प्रीमियम मतलब ब्रांडेड सॉलिड, या फिर वैल्यू फॉर मनी में जा रहे हो, रिलैक्सो मारुति की तरह, या चाइनीज गुड्स में जा रहे हो, सस्ता माल कम पैसा। इससे आपकी अब प्राइसिंग पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बन गई है, अब आपने बेचना शुरू कर दिया है। अब आप देखोगे कोई गलती तो नहीं हो रही, 500 पे आके देखोगे कस्टमर का फीडबैक खराब तो नहीं हो रहा,
अगर खराब हो रहा है तो वापस जाओगे, फिर पहले पी पे, दूसरे पी पे, तीसरे पी पे, फिर जाके चेक करोगे यार मैंने प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करी कि नहीं करी, अरे अभी भी क्यों नहीं बिक रहा है, अरे कस्टमर क्यों नहीं मिल रहा, अरे नया कस्टमर लाने में इतना पैसा क्यों लगाना पड़ रहा है। अगर ये सब दिक्कतें आ रही है तो वापस जाओगे, मैं आपको छठे पी पे लेके नहीं जाऊंगा। छठे पी पे मैं तब लेके जाऊंगा जब पांचवा पी आसानी से होने लग जाएगा आपका, तब एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन बाद में आता है, स्केल स्किल्स, जबरदस्ती बिजनेस बड़ा नहीं करना। इमेच्योर स्टेज पे बिजनेस बड़ा नहीं करते। मैंने बहुत समय वेट किया, टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, बहुत समय तक मैंने नीचे चैनल को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी प्राइसिंग को, अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स को, सबको एस्टैब्लिश करने में लगाया। और उसके बाद धीरे धीरे हम एड्स पे मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस परफॉर्मेंस का मतलब है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आप तब करोगे जब आपके घर के अंदर सारी चीजें ठीक हो जाती है। अब आता है आपका प्रोसेस परफॉर्मेंस, जो कि आपको सारे के सारे पांचवें पी तक ठीक मिल रहे हैं फीडबैक। अब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, अब आप मैन पावर और बढ़ा दोगे, अब आप ब्रांचेस नहीं खोलोगे, नए डिपार्टमेंट्स खोलोगे, नया डिस्ट्रीब्यूटर लाओगे, नया रिटेलर लाओगे, कोई चीज लॉस मेकिंग जा रही है उसको प्रॉफिट मेकिंग बढ़ा के और स्केल बनाओगे। अभी तक आप फर्स्ट मूवर थे, अब आप फास्ट मूवर हो जाओगे। अभी तक आप रीजनल थे, अब आप स्केलेबल हो जाओगे। अब आप एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाओगे, अब आप 8 AM 8 PM को मैक्सिमाइज करोगे, अब आप TRS के एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स लगाओगे। ये सब के वीडियोस हमने दिए ही हुए हैं, क्योंकि जब ये सारी चीजें ठीक होती हैं तभी आप छठे पी पे कमर्शियलाइजेशन लॉन्च रैंप अप करते हो। क्योंकि अब सारे डिस्ट्रीब्यूटर, आपके चैनल पार्टनर, आपका सप्लाई चेन, आपका सारी चीजों को आप स्केल कर सकते हो आसानी से, क्योंकि अब आप इनके साथ में बड़ा करने जाओगे। फिर जब ये बड़ा हो जाता है अच्छे से तो प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट में आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीजें देखनी है आपको कि प्रॉफिट के अंदर आप हर चीज को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखोगे। अब आपके पास में एक CEO ऑफिस बन जाएगा, आपके पास बजटिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की, इनकी एक टीम तैयार हो जाएगी। ये वो फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आपके लिए प्रोजेक्शन बना सकते हैं कि सेल्स का कौन सा मॉडल कर रहा है, कौन से टेंडर आपको लेने चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ काम करना चाहिए, मार्केट में क्या इंसेंटिव दें, कैसे हम अपनी कॉस्ट को वापस और कंट्रोल करें। यहाँ पे सारे सिग्नल आ जाएंगे। ऑफ सीजन में सेल्स कैसे बढ़ेंगे, फ्रेंचाइजी मॉडल मेथड कैसे काम करेगा, मैं लिस्टिंग कैसे करूंगा अपनी कंपनी की, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाऊं कि नहीं जाऊं, NSE पे जाऊं कि नहीं जाऊं। अब आप सारे के सारे फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में लेके जाओगे और यहाँ पे आप नए इंप्रूवमेंट साइकिल लेके आओगे। ये फाइनल इंप्रूवमेंट साइकिल्स है। आपने पुरानी बची हुई जितनी मिस्टेक्स है उनको इंप्रूव करोगे, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है आपके लिए। आप बार बार इसको इंप्रूव करोगे। आप अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं करोगे, अब एक्सपेंशन पे आ जाओगे जहां से प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे। सातवां पी आउटकम है। अगर 6 पी ठीक नहीं है, सातवां पी कभी ठीक नहीं होगा। अब आपको पर्पस एस्टैब्लिश करना है कंटिन्यूअसली। ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ, गांधी, हिटलर, जैक मा, बाबा रामदेव, भगत सिंह, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, बाबा राम रहीम भी और स्वामी शिला प्रभुपाद। बाबा राम रहीम थोड़ा कड़वा उदाहरण है। ये सब लोग वो है जिन्होंने कुछ पर्पस एस्टैब्लिश किए थे, कुछ के गलत पर्पस, कुछ के सही पर्पस। बड़े बड़े डॉन्स भी पर्पस एस्टैब्लिश करते हैं। बड़े बड़े लोग वो जो आतंकवाद फैलाते हैं वो भी पर्पस एस्टैब्लिश करते हैं। पर्पस हर जगह पे रहेगा। इस असाइनमेंट को देने का एक ही लक्ष्य था कि आप सारे सीक्वेंस को पहचान करके समरी की प्रैक्टिस करा दूं। आपको सीक्वेंस की मुझे प्रैक्टिस करानी है। रेपिटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट बैक होम। रेपिटेशन इज मदर ऑफ स्किलिंग। इसमें कई पॉइंट रिपीट हुए पर फ्रेमवर्क सीक्वेंस का है। वो सीक्वेंस जब भी गलती कर रहे हो आप, कहीं भी फेलियर आ रहा है बिजनेस में, आप सीक्वेंस के बाहर थे, ढूंढो उसको, क्वेश्चन करो अपने आप से कि इनमें से मैं कौन से पी पे कमजोर चल रहा हूँ। फ्रेमवर्क का प्रिंट आउट लेकर के पीच पे डिस्कशन करो अपनी टीम्स के साथ में। देखिए बात समझिए कि बार बार बेचने के तरीके को मत चेंज करिए, प्रोडक्ट को चेंज करके प्रॉब्लम ढूंढ करके आइए, आपको कभी दिक्कत नहीं आ सकती है। दुनिया में जितने बिजनेस सबसे बड़े हैं ना, वो सीक्वेंस के कारण बने थे। और दुनिया में जितने बिजनेस सबसे ज्यादा मरे हैं ना, वो सीक्वेंस में ना रहने के कारण मरे हैं। बड़े भी सीक्वेंस के कारण है, मरे भी सीक्वेंस के कारण है। सीक्वेंस में रहोगे तो पक्का बढ़ेंगे, सीक्वेंस में नहीं रहोगे तो पक्का मरेंगे। यही है आज का 7 पॉइंट फ्रेमवर्क 7 पी का, और जिसका एसेंस है 8वां पी यानी कि पर्पस। इस फ्रेमवर्क पे इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए, जब जब गलती आएगी। थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से अपने इनपुट बता दो इस वीडियो के बारे में। क्या लगता है इस वीडियो के बारे में आपको? आपने वीडियो पूरी देखी, सो व्हाट इज योर फर्स्ट ओपिनियन? सर ये वीडियो से एक व्यक्ति को 300% ग्रोथ तो मैंने खुद देखा है। इसका नाम है नागार्जुन जी। ओके, उज्ज्वल सर बता रहे हैं, रुचि मैडम बता रही है इट्स रियली गेम चेंजिंग वीडियो, ऑसम। सो मैंने कोशिश यही करी है कि जो मतलब क्योंकि मेरा टाइम कम है ना, तो आपको ना वो फ्रेमवर्क्स कराऊं जिससे आपको अगर पूरे नहीं भी करवा पाऊँ पूरा समझ में आ जाए। तो ये बहुत अमेजिंग फ्रेमवर्क है। सुपर सर, बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच।
सो अब लाइफ में अगर आपको कभी भी सर का ऐसा हाथ करते हुए दिख जाए तो सर क्या बोलना चाहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, क्विक टेस्ट। अगर कभी भी सर ऐसा कर रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? सीक्वेंस, करेक्ट। यानी कि ये वर्ड याद रखिए, सीक्वेंस। यानी कि अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है तो क्या उसमें होगा? सही सीक्वेंस। अगर बिजनेस गलत जा रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, दिक्कत आ रही, तो क्या दिक्कत होगी? सीक्वेंस खराब है। सो बेसिकली ना मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ आगे की प्रेजेंटेशन में बढ़ने के लिए, ये आप सबके लिए मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आपको है ना समय के साथ साथ अपने आप को, प्रोडक्ट को, कंटेंट को और बिजनेस की एक्यूमेन को बिल्ड करना पड़ेगा। इस वीडियो में ना इतना सारा कंटेंट था, इतने सारे बिजनेस एक्यूमेन के वर्ड्स थे। हो सकता है कि आप सबके लिए ये अभी इस समय 15 दिसंबर 2023 के लिए नए हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना 16 दिसंबर 2023 तक भी वो नए रहे। यानी कि आपको थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा ना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गए, तो भाई वो आज की बात है ना, कल की बात तो नहीं है ना। आज उस पर मेहनत कर लेना, इस सेशन के बाद वो वर्ड्स लिख लेना और उस पर रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना, और इन सभी वर्ड्स के ऊपर विवेक सर की वीडियोज भी मिल जाएगी हमारी कम्युनिटी एप्लीकेशन पे। सो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाने की जरूरत है, गूगल करने की जरूरत है। ऑलमोस्ट सभी कंटेंट के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे बीबी कम्युनिटी ऐप के ऊपर। सो एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा याद रखता हूँ, वो ये है कि इंतजार करने वाले को है ना उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। या तो आप वेट कर सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, समय आएगा तो मैं सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्रयास करेगा ना, आप ही में से जो 700 लोग यहाँ पे हैं जूम कॉल पे, जो प्रयास करेगा ना वो ज्यादा सीख जाएगा। अभी मैं वापस प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आई होप यू कैन सी इट, एंड प्लीज वीडियो पे बने रहिए, मैं आप सबके रिएक्शंस भी देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आप में से जो हैं वो वीडियो पे भी हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट 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 थिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ वैल्यूबल टाइम। अभी ना हम टारगेट ऑडियंस पे जा रहे हैं। हमने देख लिया कि वीडियो क्या थी और वो किसके ऊपर है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, उससे हमें बिजनेस बिजनेस करने का सीक्वेंस समझ में आ रहा है। अब हम बात करें टारगेट ऑडियंस की। मैं कल की जो 3 स्लाइड्स थी ना वो रिकैप कर रहा हूँ। हमने कल एकदम इस पे समझ में आ गया था कि यार हमें ना सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं करनी, वर्किंग प्रोफेशनल की बात नहीं करनी, हमें जॉब की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है उसकी नीड की। तो उसकी नीड क्या है वो इस्टेब्लिश करनी है। अगर नीड पता है ना तो मैं अपने प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन इजिली प्रेजेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं अपने, अगर नीड ही नहीं पता कस्टमर की, तो मैं अपने प्रोडक्ट भी एज अ सोल्यूशन या उसकी वैल्यू नहीं दिखा पाऊंगा। उसकी वैल्यू बिल्ड कैसे होगी? कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके। ये बहुत क्रिटिकल है। स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स की क्या नीड होती है? या तो बिजनेस को शुरू करना है, या बिजनेस को सीखना चाहते हैं, या वो जॉब देख रहे हैं, या वो किसी जॉब में है सेटिस्फाइड नहीं है और दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, या ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर के अंदर। इसके अलावा वो अपनी पढ़ाई में, यानी कि जो बिजनेस एक्यूमेन है वो बिल्ड करना चाहते हैं खुद का, या वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे मैंने आपको बताया, या अगर वो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर है तो अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नीड्स हैं जिसके ऊपर ना हमारा ये जो फ्रेमवर्क्स है ना ये इसी नीड को केटर करते हैं फ्रॉम विद अ कोचिंग अप्रोच। यानी कि हम मेंटर की बात नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग गलत बोलेंगे कस्टमर्स को ये बोल के कि सर बस आप ये फ्रेमवर्क देख लीजिए आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अरे भाई, सॉल्यूशंस हम कोचिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं सामने कस्टमर से, क्योंकि सॉल्यूशंस तो बहुत सारे उसने फ्री में 10 days MBA में सीख लिए ना। अब तो हम फ्रेमवर्क्स की मदद से सॉल्यूशन जो उसके लिए रेलेवेंट है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं फ्रेमवर्क्स में। दोस्तों अब हम इस फ्रेमवर्क की बात करते हैं। अगर अगर मैं, या आप सोचिए मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल या एक स्टूडेंट होता और मेरे को ये फ्रेमवर्क जो है वो किस तरीके से रेलिवेंट होता, या उसमें मेरी कौन सी नीड जो है वो सॉल्व हो रही है। तो सबसे पहली नीड कौन सी होती है? भैया मेरे को बिजनेस शुरू करने का है, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ये नीड होती है। दूसरी क्या नीड होती है? यार मैं ना अभी सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस का जो एक्यूमेन है, जैसे आप सब लोग बिजनेस एक्यूमेन बिल्ड कर रहे हो,
है ना। उनको भी ये होता है कि यार मेरे को भी बिजनेस करना सीखना है, हो सकता है आगे जाके मैं बिजनेस शुरू करूं। और वैसे बाय द वे, अगर आपका बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग है ना, तो आप जॉब भी करोगे ना कोई भी, तो भी आप उसमें ग्रोथ लेकर आओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग होता है, आपका बिजनेस माइंडसेट होता है, तो आप अपनी जॉब में भी ग्रो कर पाते हो। मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी देखता हूँ कि अगर मैं भी एक बिजनेसमैन की तरह सोचता हूँ ना, तो मैं भी अपनी जॉब में बेटर परफॉर्म करता हूँ एज कम्पेयर टू वो लोग जो लोग एक एम्प्लॉय माइंडसेट से आते हैं। 1 सेकेंड, इसमें एक और चीज है जो मिस हो रही है, और वो है ग्रोथ इन कैरियर। यानी कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपने करियर के अंदर ग्रोथ चाहता है, तो भी ये जो फ्रेमवर्क है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों, अब आके बात करते हैं कि क्या क्या सोल्यूशंस इसमें हमें मिल जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बिजनेस का एक्यूमेन। आपने देखा ना विवेक सर ने कितना सारा कंटेंट, 300% किसी ने बोला, किसी ने 400% बोला, वो सर ने 20 मिनट के अंदर अंदर कवर कर दिया। यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड कर दिया उस व्यक्ति का जो जिसको नहीं आता बिजनेस करना। उसको नहीं पता कि वो क्या करेगा। अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है, अच्छा ये कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है, चलो मैं भी शुरू कर देता हूँ। वो कभी सोचेगा ही नहीं कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या होती है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है, फिर प्रोडक्ट की बात करनी होती है। वो कभी सोचेगा ही नहीं। सो बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड हो गया, सीक्वेंस करेक्ट हो गया। जैसे विवेक सर ने बताया कि अगर हमारा सीक्वेंस सही नहीं है बिजनेस करने का, तो क्या होगा, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तभी तो विवेक सर की कितनी फेमस कोट्स है ना, वो कहते हैं कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? करेक्ट सीक्वेंस ही नहीं है भाई। आप बात कर रहे हो प्रॉफिट की, आप बात कर रहे हो इधर उधर की, आप सीक्वेंस की बात तो कर ही नहीं रहे। तो तीसरा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी बिजनेस में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट इनोवेशन, कस्टमर की प्रॉब्लम से प्रॉफिट तक की जो जर्नी है, वो आप इस फ्रेमवर्क की मदद से सीख पाओगे। इसके अलावा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चलो मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं देता, देखता हूँ कि आप कितने से समझे हो इस कॉन्सेप्ट को। सोचो कि मैं जॉब करता हूँ, मैं मतलब आप, यानी कि अगर आप तरुण सर हैं, तरुण सर, रूबी मैडम, जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, यार ये फ्रेमवर्क मेरे को कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि सर ने तो उसमें प्रोडक्ट की बात करी है, प्रॉब्लम की बात करी है, पीपल की बात करी, मैं तो जॉब करता हूँ। बताओ मुझे कैसे, जल्दी से चैट विंडो पे बताओ कैसे। क्वेश्चन क्या है, अश्विनी सर मुझे रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है, सोचो कि मैं जॉब करता हूँ, अब बताओ ये फ्रेमवर्क मेरी कौन सी नीड को या मुझे कैसे हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। सागर सर कह रहे हैं स्टार्टअप प्लानिंग। देखो स्टार्टअप के लिए मैंने बोल दिया, स्टार्टअप बिजनेस, थिंक लाइक अ पर्सन जिसको भैया अपने करियर के अंदर ही ग्रोथ चाहिए। जहां जॉब कर रहे हैं वहां एंटरप्रेन्योर की तरह फारूक सर बता रहे हैं। ओके, करियर प्लान, आप सब लोग सही कह रहे हो, तो मैं आपको ना सही आंसर दे देता हूं। आपको याद है विवेक सर का इसमें एक क्वेश्चन था, काम वो करो जिसका मार्केट में ऑप्शन नहीं है। यानी कि ऐसा काम जो आपके सिवाय कोई और नहीं कर सकता। यानी कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जो आपके सिवाय कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। फिर से बोल रहा हूं, कस्टमर की ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम जो आपके सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप वो वर्ड कस्टमर को रिप्लेस कर दो बॉस से, देखो कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा। ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम अपने बॉस की जो आपके सिवाय कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अब आप रिलेट कर पा रहे हो? सो आपके बॉस की भी तो कोई बर्निंग प्रॉब्लम होगी ना भाई। सेल्स का टारगेट है, केपीआईज हैं, केआरएज हैं, एब्सेंटिज्म है, कितनी सारी चीजें हैं। तो आप सोचो, अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप अपने बॉस की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? अगर आपके पास इसका आंसर है ना भाई लोग, तो आप अपनी जॉब में भी ग्रो कर सकते हो। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेमवर्क्स है ना, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए। इनमें से जो क्वेश्चंस है ना, वो इतने पावरफुल क्वेश्चंस हैं कि आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे मैं बात करने वाला हूँ वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की वंस अगेन, लेकिन इनकी और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बिकॉज इतने सारी चीजें कवर होती है कि मैं आपको एक स्लाइड में कवर ही नहीं कर सकता। पहला, आप कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट कर जाओगे। आपको याद है विवेक सर ने बहुत सारे पूछा था पीपल में, सॉरी प्रोस्पेक्ट में, उसका नेम, उसका एज, उसका जेंडर, बिकॉज ये बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहता है सब मेरे कस्टमर हैं। ऐसा नहीं होता है।
आपको कस्टमर की प्रोफाइल रेडी करनी होती है, तो आप इसमें कस्टमर की प्रोफाइल बना पाते हो। आपको पता चल जाता है कि आप मैन पावर को कैसे हायर करो। इसके अलावा, क्योंकि मैन पावर से संबंधित सर ने बहुत चीजें बताई ना, स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, बहुत चीजें सर ने बताई है, तो आपको समझ आता है यार ये चीजें ना मुझे ध्यान में रखनी है अपने स्टार्टअप में किसी को हायर करने से पहले, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती ना, लिमिटेड फंड्स होते हैं। आप एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल जो है ना अपने आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको याद है सर ने प्रोडक्ट में बताया था क्या, B2B, C2C, B2B2C, B2C, B2B, इतने सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं। जो बंदा बिजनेस शुरू करे उसको पता ही नहीं है कि कौन कौन से अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो आप इसमें से आपको पता चल जाता है अरे यार इतने सारे मॉडल्स हैं, अच्छा मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, मैं वहां उसको अडॉप्ट करता हूँ। इस प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे जो भाई फेल नहीं होगा। उधार में माल क्यों बेचना पड़ता है? उधार में माल इसलिए बेचना पड़ता है क्योंकि हर कोई वही कर रहा है। तो इसीलिए आप जब आप प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करते हैं, जब वो सवाल आप जो इस क्वेश्चन में, इस फ्रेमवर्क में पूछे गए हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो उसके आंसर, तो आप एक फुल प्रूफ विनिंग प्रोडक्ट क्रिएट कर पाते हो। अब आता है जब प्रोडक्ट बना लिया तो उसको मार्केट कैसे करते हैं। विवेक सर ने इतने शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी फट 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 इतने सारे आइडियाज दिए, जिंगल, कॉल टू एक्शन, पोजिशनिंग, मार्केटिंग के इतने सारे सर ने पॉइंट्स बता दिए इसी वीडियो के अंदर अंदर, जो अगर आपने ध्यान में रख लिए भाई लोग, तो क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के जहन में सही तरीके से पोजीशन कर पाओगे। कहते हैं ना, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट यू शुड बी नोन फॉर। और ये तो हर किसी के लिए है ना। अगर आप एक जॉब भी करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी भी तो पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है ना। आप खुद से पूछो, अगर आप जॉब करते हो, आप एक एम्प्लॉई हो, व्हाट डू आई स्टैंड फॉर एंड व्हाट शुड आई बी नोन फॉर। यानी कि मेरे बॉस के जहन में मेरे लिए क्या आता है, कामचोर या वर्कaholic। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि ये जो फ्रेमवर्क्स है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए। अगर आप एक जॉब भी कर रहे हो ना या बिजनेस कर रहे हो, दोनों में ये एप्लीकेबल हो जाते हैं सवाल। उसके अलावा सबसे क्रिटिकल ये है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो दोस्तों, तो जो बिजनेसमैन जब आपके इंटरव्यू लेता है ना, तो वो देखता है कि आपका बिजनेस एक्यूमेन कितना स्ट्रांग है। क्योंकि वो आपसे सवाल पूछेगा कि भाई आप कस्टमर कहाँ से लेकर आओगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग में क्या चीजें जरूरी होती हैं, सेल के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, प्रोडक्ट कैसे लेके जाओगे, प्रेजेंट कैसे करोगे। अगर आपको इसका ABCD नहीं पता तो क्या बोलोगे? तो इन फ्रेमवर्क के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि यार वो इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है। अगर किसी ने सवाल पूछा आपके इंटरव्यूअर ने, तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे सर बिजनेस सीक्वेंस में होता है, और जो विवेक सर ने बाकी के पॉइंट्स बताए आप वो कॉन्फिडेंटली बता पाओगे। इसके अलावा आप अगर कोई, जैसे बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो प्रोजेक्ट्स देते हैं अलग अलग MBA में या कॉलेज की पढ़ाई में, कि आपको बिजनेस रिलेटेड, जैसे मेरे एक फ्रेंड है वो अभी इंटीग्रेशन के ऊपर वो अपने MBA में पढ़ाई कर रहा है। तो आप, अगर आपको 8P का सीक्वेंस पता है ना, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से कर पाओगे, एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाओगे, अपनी थीसिस जो है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। सो दोस्तों, मैंने तो अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे हैं जो मैंने पीछे इतने सालों में ऑब्जर्व करे हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, हमें स्काई इज द लिमिट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के, पहला। दूसरा, अपने फ्रेमवर्क को समझ के, कि यार मैंने ये फ्रेमवर्क पढ़ा था, ये कस्टमर की प्रॉब्लम है, तो ये कैसे सॉल्व होगी। जब आप ये सवाल पूछोगे तब जाके आपको सॉल्यूशंस इनोवेटली आप सोच पाओगे। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेसमैन हो या एक एंटरप्रेन्योर, तो आपकी नीड क्या होती है? आपकी नीड होती है भाई, मुझे बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या मुझे बिजनेस को बड़ा करना है। ये दो सबसे ज्यादा कोर नीड होती हैं। तो ये फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करेगा? सबसे पहले तो आप अपना बिजनेस का सही सीक्वेंस समझ पाओगे, गलती कहाँ पे कर रहे हो भाई। आप बात कर रहे हो बिजनेस को बढ़ाओ, बिजनेस को बढ़ाओ, बिजनेस को बढ़ाओ, प्राइसिंग, पोजिशनिंग या प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। अरे भाई, प्रोडक्ट ऐसा बनाया है या कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाए हो? कस्टमर पता है कौन है आपका? यही नहीं पता आपको। आइडेंटिफाई द रूट कॉज, कि भाई अगर बिजनेस में फाइनेंस खराब है या उधार में माल बेचना पड़ रहा है या कस्टमर वापस नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो वो पेन पॉइंट का रूट कॉज क्या है, वो आपको सीक्वेंस कहाँ पे गड़बड़ होगी वो समझ में आ जाएगा। आप कस्टमर की अपनी प्रोफाइल
को क्रिएट कर पाओगे। कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएटेड है ना, तो आपकी मार्केटिंग का पैसा बहुत बच जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फेसबुक पे मार्केटिंग करो पूरी दिल्ली के लिए, पूरी एनसीआर के लिए, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, या पूरी इंडिया के लिए। लेकिन आपको अगर पता है दिल्ली में मुझे चाहिए वर्किंग प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल जिनकी सैलरी है 1 लाख, 1 लाख जिनके पास गाड़ी है, यानी कि अगर आपको आपकी कस्टमर की प्रोफाइल पता है ना, तो आपका पैसा मार्केटिंग में बहुत ज्यादा बच जाता है। इस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपने लिए एक सही टीम जो आपके बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प कर सकती है वो तैयार कर सकते हो, अपने बिजनेस के मॉडल को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आज आपका मॉडल है कि यार मुझे पैसा कमाना है, मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, उससे आप कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल के बारे में सोचने लग जाओगे। क्योंकि विवेक सर ने बताया ना सीक्वेंस, कस्टमर के बारे में सोचें, कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर कहाँ से कमा रहा है, कस्टमर कहाँ से गवा रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप अपने बिजनेस मॉडल को इंप्रूव कर पाओगे, कस्टमर सेंट्रिक कर पाओगे, जिससे उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना जे कर्व, जे कर्व, तो वो जे कर्व कैसे आता है, सीक्वेंस को ठीक करके आता है। डिजाइनिंग अ विनिंग प्रोडक्ट, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना पाओगे जो मार्केट में जीतेगा। मतलब क्या, इसका आसान भाषा में क्या है, जिसको कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, जिसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, जिसको कोई इजिली रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। सो इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास इसी इसी सेम कस्टमर ऑडियंस के लिए। जैसे कि आप अगर, जैसे मैंने आपको बताया डिस्काउंट और क्रेडिट, ये मैंने आपको कवर कर दिया है, मार्केटिंग एंड पोजीशनिंग कवर हो चुका है। और आपको अगर पता है कि मेरा बिजनेस मैंने प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग तक ठीक कर लिया है, तब आप उसको एक्सपेंशन की ओर लेके जा सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, वो जब बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार मेरे को बिजनेस को 1 करोड़ पे लेके जाना है, 10 करोड़ पे लेके जाना है। आप समझ पाओगे इस फ्रेमवर्क की मदद से कि एक्सपेंशन कितने समय के बाद एकदम सही है, और उसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो भी आप इस फ्रेमवर्क की मदद से सीख पाओगे। सो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ अभी जो मैंने प्रॉमिस किया था स्लाइड नंबर 2 में कि मैं क्या कवर करने वाला हूँ वो बताया, वो भी सिर्फ एक फ्रेमवर्क के लिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको कुछ बोनस देने वाला हूँ। सो दोस्तों, अब है टाइम बोनस का। सो बोनस है आपके लिए नीड एनालिसिस के क्वेश्चंस, कि मैंने कल रियलाइज किया कि अगर आपको फ्रेमवर्क पता चल गया, कंटेंट भी पता चल गया, तो क्या चीज रह गई, चीज रह गई ऐसे सवाल पूछना जिससे कस्टमर है ना एकदम अटक जाए कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो बिजनेस को बड़ा करना था, लेकिन सवाल ऐसा पूछा कि उसके मन में आ जाए सर आप बताओ ना कैसे करोगे, यानी कि वो आपको सुनने को तैयार हो जाए। तो दोस्तों, सेल क्या है, सेल बेसिकली यही तो है ना, कि सामने वाले के जहन में ऐसे सिचुएशन को उत्पन्न कर देना कि वो आपके लिए फेवरेबल हो। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करने वाला हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से हैं दोस्तों, जो मैं यूज करता रहता हूँ इधर उधर। तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या आप कुछ और भी नए लेके आ सकते हो इन्हीं लाइंस के ऊपर। सबसे पहला, अगर कस्टमर आपको, आपने लीड जनरेट करी और कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरे को बिजनेस बड़ा करना है, उससे पूछो सर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इनोवेट कैसे करोगे, या कभी आपने इनोवेशन के बारे में सोचा है, या कभी आपने इनोवेशन को प्लान किया अपने बिजनेस के अंदर। इससे क्या होगा, वो ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। उसने तो कभी यही सोचा ना कि बिजनेस को बड़ा करना है, पैसा और कमाना है, ये तो कभी सोचा नहीं, इनोवेशन के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। जितिन सर, दूसरा, इनोवेशन का मतलब ही बता दीजिए फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिटी। ओके थैंक यू। सो इनोवेशन बेसिकली, अब मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, इफ एनीवन कैन हेल्प विद द हिंदी वर्ड ऑफ दिस, लेकिन इनोवेशन मतलब कुछ नया करने का सोचा है। अच्छा थैंक यू। सो जैसे हरसिमरन मैडम ने बताया कि इसको हिंदी में इस तरीके से लेके जाएंगे, या उसको आसान भाषा में से समझ सकते हैं कि इनोवेशन जो है इसका मतलब होता है डिस्कवर करना। यानी कि इनोवेशन में जो अभी चल रहा है उसके अंदर डिस्कवर कीजिए कि कस्टमर की हिडन नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से सोचूं, सो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दुकान है किराने की, तो किराने का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्यों आपको उधार में बेचना पड़ रहा है, क्यों आपकी मार्जिन कम हो रही है, क्योंकि आपने उसके अंदर कस्टमर की जो हिडन नीड है, जो नई नीड्स हैं, जो मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ, अभी मेरे और भी फ्रेमवर्क्स हैं, वो आपने आइडेंटिफाई नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्लिंकिट आया दिल्ली में, ब्लिंकिट ने क्या किया, उसने देखा कि यार सामान तो कोई भी खरीदता है, लेकिन हिडन नीड क्या है कि मैं घर पे 10 मिनट के अंदर अपने अंदर सामान जाता हूँ अपने घर के अंदर। तो वो इनोवेशन कैसी आई, इनोवेशन आई ये देखिए कि कस्टमर की हिडन नीड है, कस्टमर की हिडन नीड है कि घर पे सामान चाहिए उसको विद इन अंडर 10 मिनट्स।
सवाल क्या है यहाँ पे, हम नीड एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर कस्टमर की नीड ये है कि बिजनेस को ग्रो करना है, तो सर आप बताओ, बिजनेस की ग्रोथ से पहले आती है इनोवेशन। आप अपने बिजनेस में इनोवेशन कैसे प्लान कर रहे हो, ये सवाल हो सकता है। दूसरा, सर आप बात कर रहे हो कि बिजनेस को बढ़ाने की, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जाए जो अपने आप बिके? तो कस्टमर की नीड जनरेट होगी, अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है। तीसरा, सर आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस के मॉडल के अंदर क्या क्या चेंजेस करने जरूरी हैं आज की सिचुएशन को देख के, ताकि आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसा बिजनेस चल रहा है ना वैसे ही चलता रहे, सस्टेन। ठीक है, तो ऐसा क्या करें अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, क्योंकि सर समय के साथ साथ क्या होता है, आपने देखा होगा, समय के साथ साथ बिजनेस ग्रो करता है और फिर नीचे जाने लग जाता है। ये हर बिजनेस में होता है। ठीक है, इसे कहते हैं बिजनेस कर्व। ऐसा क्या करें कि सर लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहे? क्या कभी आपने इस बारे में विचार किया है? सर आपने अपने कस्टमर की सही टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर पाए? ये सवाल कहाँ पे आएगा, किस सीक्वेंस में आएगा? कस्टमर कह रहा है बिजनेस को बड़ा करना है। ठीक है, उसके बाद आप पूछेंगे ठीक है सर, क्या आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाए जिसके थ्रू आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो? इसके अलावा सर, आप अपने कस्टमर के बारे में क्या क्या जानते हो, या आपका कस्टमर कौन है, आपका कस्टमर दिखता कैसा है? ये सब सवाल पूछेंगे ना तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसके बारे में मैंने कभी विचार ही नहीं किया। एंड दीज आर नीड जनरेटिंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ना, वो 8P फ्रेमवर्क के अंदर उसका आंसर जो है वो उसको मिल जाएगा। वो 8P फ्रेमवर्क की मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर आइडेंटिफाई कर पाएगा। और एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको किस तरीके की मैन पावर चाहिए? अगर कस्टमर का गोल है बिजनेस को बड़ा करना, तो आपको बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको किस तरीके की मैन पावर चाहिए? तो दोस्तों ये थे कुछ नीड जनरेटिंग क्वेश्चंस जो सैंपल है। बेसिकली आप इसमें इनोवेशन कर सकते हैं, इनोवेशन मतलब कुछ नया कर सकते हैं कस्टमर के नीड और डिमांड को समझ के। अब हम चल रहे हैं दूसरे फ्रेमवर्क की ओर, जो है चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। राइट साइड पे आप चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर का जो फ्रेमवर्क है, जो प्रिंट आउट है, उसकी फोटोग्राफ भी देख पा रहे हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा फ्रेमवर्क को प्ले करने के बाद। तो पहले हम फ्रेमवर्क को देख लेते हैं और उसके बाद हम फ्रेमवर्क का जो ये जो पीडीएफ है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली अगर हम कंज्यूमर ड्रिवन इनोवेशन को एक लाइन में अगर हमें बताना हो तो वो कैसे बताएंगे? दोस्तों बेसिकली कंज्यूमर ड्रिवन इनोवेशन का मतलब ये होगा कि कस्टमर की जो फ्यूचर की प्रॉब्लम है ना, वो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ब्लिंकिट का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, कस्टमर की फ्यूचर की प्रॉब्लम थी, भाई वो जॉब करता है, टाइम नहीं है मार्केट जाने का, समय नहीं है, तो घर पे ही 10 मिनट के अंदर आपको जो ग्रोसरी है वो घर पे आ जाएगी 10 मिनट के अंदर अंदर। इट्स इनोवेशन। सो इनोवेशन क्या होता है बेसिकली, इस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपने बिजनेस में ऐसी इनोवेशन लेकर आ पाएंगे जो आपके कस्टमर के लिए डिजायर्ड है, यानी कि वो चाहता है और उसके लिए रेलेवेंट है। इस फ्रेमवर्क की मदद से आप ऐसी इनोवेशन अपने बिजनेस के अंदर बिल्ड कर पाएंगे जो कस्टमर चाहता है और उसको चाहिए। ये फ्रेमवर्क इतना पावरफुल है क्योंकि हमने पीछे वाले फ्रेमवर्क में ये सीक्वेंस में चल रहा है, हमने बात करी थी सीक्वेंस की। सीक्वेंस में आता है कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इनोवेट कैसे करें, तो ये उसी सीक्वेंस में आ रहा है ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। अब मैं आपको वो फ्रेमवर्क प्ले करता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में प्ले करने से, जस्ट 1 सेकेंड।
Okay, got it. Let me know if you can see and hear this video. क्या thumbs up देके कंफर्म कर सकते हैं if you can see and hear the video? स्वागत है आपका। हाँ, सुन रहे हैं और दिख भी रहा है। यस, बधाई देता हूँ एक सुपर सॉलिड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें मैं आपको अगला फ्रेमवर्क देने जा रहा हूँ, चेंजिंग नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। शुरू में कुछ कंटेंट दूंगा, आपको इनोवेशन के बारे में समझाऊंगा कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस को समझ के इनोवेशन कैसे बिल्ड किया जाता है। बाद में आपको कंटेंट के बाद स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा, एकदम गेम चेंजिंग है, लंबा और सुपर सॉलिड। इनोवेशन इज अप्रोचेबल, इट इज डूएबल, इट इज फीजिबल, इट इज प्रैक्टिकल। हर आदमी इनोवेशन कर सकता है, पर उसके लिए समझना पड़ेगा पहले आपको। इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिस्रप्टिव प्रोजेक्शंस। फ्यूचर में क्या डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं, नॉट ऑन एग्जिस्टिंग ओल्ड असम्पशन। एग्जिस्टिंग ओल्ड असम्पशन पे नहीं होना चाहिए। आज बात करेंगे आपको डिजाइन थिंकिंग के बारे में। किसके बारे में? डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग का मतलब क्या होता है? डिजाइन थिंकिंग का अर्थ है कस्टमर की आने वाली फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करना और उसको आज प्रिपेयर करना। यही मेरा आज का फ्रेमवर्क भी है। रेडियो 1900 में आया था और लोगों को विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि बोलने वाला मशीन होगा। 1920s के बाद जमाना बदला, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया, ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी टीवी के बाद कलर सीआरटी टीवी आया आगे चल के। फिर आप जानते हैं प्लाज्मा डिस्प्ले भी आया। प्लाज्मा डिस्प्ले को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको बोलते हैं, एलसीडी, उसको एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी बनाया। बाद में ओएलईडी भी आ गया, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी। देखिए जमाना तेजी से बदलता है। टेलीफोन भी पहले बहुत अजीबो गरीब हुआ करते थे। आप जानते हैं 1940 से शुरू हुआ था ये। इसको रेडियो कॉमन कैरियर भी बोलते थे। बाद में डायलर, घुमाने वाला, कटर कटर करके आवाज करता था, फिर वो वाला फोन आया। बाद में फिक्स्ड एनालॉग फोन आया जिसमें नंबर होते थे, क्योंकि डायलर में घूम के वापस आता था ऐसा करके। फिक्स्ड एनालॉग में खाली बटन दबाया और काम चल जाता था। बाद में पोर्टेबल कॉर्डलेस फोन्स भी आए। जमाना तेजी से बदला। मैं इतना ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, स्पीड पे चलूंगा, बस खाली समझिए कि पिछले 100 सालों में जितना जमाना बदला है उससे ज्यादा पिछले 10 सालों में बदला। पहले जो फोन होता था वो खाली फोन करने के लिए और रिसीव करने के लिए होता था 1996 में। बाद में उसमें कैलेंडर भी आया नोकिया के फोन में, और कुछ टाइमर वाइमर आया, घड़ी बड़ी आई। और बाद में 2002 के बाद पूरा चेंज हो गया, जिसमें कैमरा भी आना शुरू हो गया। कैमरा रिप्लेस चले गए फोन के साथ में। 2003 के बाद ब्लैकबेरी ने ईमेज को चेक करने का अपॉर्चुनिटी दिया था, आपको याद होगा। बाद में वॉकमैन फोन आ गया था सोनी का, जिसने बोला कि जी हम आपको म्यूजिक और एफएमपीसी में सुना देंगे। और 2008 के बाद फिर स्मार्टफोन की जर्नी आ गई, जिसको कि एप्पल ने लीड किया और बाद में बाकी सब लोगों ने फॉलो किया। इतना एवोल्यूशन हुआ मोबाइल फोन्स में, टेक्नोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन हुआ, यूजर बिहेवियर के अंदर एवोल्यूशन हुआ। सारी चीजें मोबाइल के अंदर ही आती चली गई। आपके टेबल से बाकी सब चीजें हटती चली गई, जैसे कि वॉच, कैलेंडर, अलार्म, न्यूज़पेपर, कैमरा था, म्यूजिक, टीवी, गेम्स, मूवी, बुकिंग, कैलेंडर, बैंकिंग, शॉपिंग, ईमेल्स, वॉलेट, एस्ट्रोलॉजी, नेविगेशन, कुछ भी कहूं, कुछ भी, वो सब मोबाइल में आता चला गया। आज आप देख रहे हैं आने वाले समय में सॉफ्टवेयर डिसरप्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग्स नहीं कर रही है डिसरप्शन, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। अमेजॉन इज सॉफ्टवेयर, गूगल इज सॉफ्टवेयर, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर का डिसरप्शन है। कैसे टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई है। 3D स्कैनर और प्रिंटर आ गए। 3D स्कैनर और प्रिंटर से आप जानते हैं चाइना के अंदर उन्होंने 10 दिन के अंदर, केवल 10 दिन के अंदर 10 बिल्डिंग बना रही थी। 40 माले की बिल्डिंग दुबई के अंदर 3D प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के बना दी। चाहे जूता बना ले, टावर बना ले, गाड़ी बना ले, प्रोडक्ट स्पेयर पार्ट, लेकिन इंसान का प्रोटोटाइप बना ले आप 3D प्रिंटर के द्वारा। हवाई जहाज के बहुत सारे इक्विपमेंट 3D प्रिंटर से ही बनते हैं। इस समय 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग बहुत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा मुद्दा बड़ा सिंपल है। जमाना ऐसे बदल जाएगा कि किसान मैनेजर बन जाएगा और रोबोट खेती करेगा, एग्रीकल्चरल रोबोट्स के साथ में। पहले ऑडी और मर्सिडीज बेंज एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, पर गूगल टेस्ला के साथ आ गया है और अब वो कंपटीशन दे रहा है। कंपटीशन बदल चुका है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि क्या गूगल गाड़ियों में जा सकता था? ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन टेस्ला के साथ मिलकर के इन्होंने ड्राइवरलेस गाड़ियां बना दी, जिसके सारे टेस्ट हो चुके हैं। कंप्यूटर ऑन व्हील्स हो गया है। पहले कार ऑन व्हील्स हुआ करता था, कार ऑन व्हील्स को हमने कंप्यूटर ऑन व्हील्स देख लिया। ये चेंजेस आए। अब मेरी बात समझिए कि इनोवेशन आते कैसे हैं। पहले आप कस्टमर की नीड को समझते हैं, फिर आप पॉजिटिव आइडियाज की पाइपलाइन बनाते हैं, फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद कमर्शियलाइजेशन लॉन्च और रैंप अप कर देते हैं। टेस्ला ने पहली बारी में कमर्शियलाइजेशन नहीं किया, पहले गाड़ी का उसने कस्टमर की
नीड्स को समझा, मार्केट की नीड को समझा, पाइपलाइन बनाया आइडियाज का, और उसके ऊपर छोटे छोटे पायलट किए, बाद में कमर्शियलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट साइकिल्स करते चले गए। मेरी बात समझिए कि टेक्नोलॉजी, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है तो बड़ी बड़ी कंपनी के एग्जाम्पल दे दिया, हमारा छोटा सा बिजनेस हमें कैसे समझ में आएगा? आप मेरी बात समझिए कि टेक्नोलॉजी अपने आप में डिसरप्शन नहीं लाता है, कस्टमर सेंट्रिसिटी डिसरप्शन लाता है। टेक्नोलॉजी एक माध्यम होता है। आप जानते हैं जैकमा के बारे में? जैकमा इंग्लिश का ट्रांसलेटर हुआ करता था, कहीं उसको जीवन में नौकरी नहीं मिलती। आपने जैकमा की स्टोरी कहीं यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक, सोशल मीडिया पे कई बार सुनी होगी। जैकमा जहां जहां गया उसको हर जगह पीडीएफ मिला था। परंतु वही जैकमा जो टेक्नोलॉजी का टी नहीं जानता, जिसने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करी, उसने कुछ नहीं किया, और उसने अलीबाबा खड़ी कर दी। और वो क्या है, टेक बेस्ड कंपनी, पूरी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। आप पूछ सकते हैं कि यार जब इसने कोई एमआईटी से जाके बीटेक नहीं करी, या अपने आईआईटी मुंबई, दिल्ली, कानपुर से इसने बीटेक नहीं करी, किसी अच्छे चाइना के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से बीटेक नहीं करी, तो जैकमा ने कैसे टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई? जैकमा का रूल बड़ा सिंपल था, कस्टमर सेंट्रिसिटी इज द रियल डिसरप्शन। आपको अब पीछे लेके आता हूँ और साधारण करता हूँ, इजी करता हूँ। आपने बदलते हुए देश को मेरे साथ में देखा इस वीडियो में। अब समझिए कि कस्टमर सेंट्रिसिटी, मेरी बात सुनिए, जो ओयो है, ओयो को टेक्नोलॉजी ने नहीं बनाया। ओयो को किसने बनाया? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ होटल्स, होटल्स अवेलेबल नहीं होते थे, महंगे होटल्स होते थे, होटल्स का कंट्रोल होता था प्राइस पे। इस सारी प्रॉब्लम के कारण ओयो का जन्म हुआ। आप समझिए मेरी बात, गाना.com और स्पॉटिफाई जो म्यूजिक चैनल्स हैं, एप्स हैं, इनको टेक्नोलॉजी ने थोड़ी बनाया है। जबरदस्ती गाने खरीदने पड़ते थे, जबरदस्ती पैसा खर्च करना पड़ता था, सीडी डीवीडी खरीदनी पड़ती थी, ऑनलाइन खरीदना पड़ता था। उन सबको खत्म करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ था। मेरी बात समझिए, अमेजॉन को टेक्नोलॉजी ने नहीं बनाया। रिटेलर्स की बदतमीजियों के कारण, रिटेलर्स की बैड कस्टमर सर्विस, रिटेलर्स की अच्छा एक्सपीरियंस ना दे पाने के कारण अमेजॉन का जन्म हुआ। उबर और ओला का जन्म टेक्नोलॉजी के कारण नहीं हुआ। लिमिटेड टैक्सी अवेलेबिलिटी और प्राइस कंट्रोल जो होते थे ना, पहले टैक्सी वाले बैठे होते थे कोने पे, बहुत सारे सरदार लोग टैक्सी के चलाते हैं, नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस रहता है कि वो टैक्सी का एक छोटा कॉर्नर पे 8-10 गाड़ियां लगा देते हैं और लोगों को भेज देते हैं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के लिए। लेकिन इस सब धंधे को बर्बाद किसने किया? इसको उबर और आप समझिए ओला ने टेक्नोलॉजी को पैदा नहीं किया है। कस्टमर ने बताया कि भाई हमको ये तकलीफ आ रही है और ये तकलीफ सॉल्व कर दो, घर पे बटन दबाओ और ओला पहुंच जाती है, उबर पहुंच जाती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कस्टमर के एग्जिस्टिंग डेटा को समझो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने इंटरव्यू करो अपने स्टेक होल्डर्स को, इंटरनल जो आपके साथ में मैन पावर है, उनसे पूछो कि कस्टमर क्या कह रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कस्टमर के पेन, उसकी प्रॉब्लम्स को पहचानो, वो कहाँ कहाँ आपको टच करता है, किधर किधर मिलता है। कस्टमर के घर पे जाके, उसके ऑफिस फैक्ट्री में जाके देखो कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है। फोकस इंटरव्यू करो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ, वो आपको बताएं कि तकलीफ क्या आ रही है। कंपटीशन को समझो, वो क्या कर रहा है जो नंबर 1 इंडस्ट्री के अंदर, और फीडबैक्स लो कस्टमर से। तो इसी के साथ मैं अपने असाइनमेंट पे आता हूँ। असाइनमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं। आपने मेरे बेसिक बात को समझा कि आज का असाइनमेंट डिजाइन थिंकिंग पे है कि कस्टमर की आने वाली फ्यूचर की प्रॉब्लम को आज कैसे सॉल्व करूं और लो कॉस्ट पे करूं। जितने बड़े स्टार्टअप से दुनिया के, वो शुरू में पैसे से नहीं बनते हैं, वो लो कॉस्ट आइडिया से ही शुरू होते हैं। आप भी लो कॉस्ट आइडिया से शुरू करिए, अपने मोहल्ले, अपने रीजन, अपने शहर के साथ शुरू करिए। आप एप्पल का नाम सुन के घबरा क्यों रहे हैं? अमेजॉन का नाम सुन के घबरा क्यों रहे हैं? ओला उबर का नाम सुन के घबराइए मत। अपने मोहल्ले, अपने शहर से शुरू करिए। सबसे पहले अपनी गली से शुरू करिए, गली से आप मोहल्ले पे जाइए और बड़ा करिए उसको। उसके बाद आप अपने शहर में जाइए, शहर से डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड बनिए। क्या दिक्कत है? डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड बनने को बहुत बड़ी बात है क्या? वहां से आप चल करके डिस्ट्रिक्ट से फिर आसपास का ब्रांड बनेंगे, आप अपने राज्य का ब्रांड बनेंगे कुछ सालों के अंदर, और कुछ समय आएगा जब आप नेशनल और इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड में बन सकते हैं। ये जर्नी होती है। बड़े ब्रांड्स को सुन के कभी कभी आप घबरा जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैं आता हूँ फ्रेमवर्क के ऊपर। फ्रेमवर्क में मैं आपको पहला प्रश्न देने जा रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्म अराउंड द शिफ्ट एंड एक्सपेक्टेड नीड स्टेटमेंट ऑफ योर परफेक्ट कस्टमर। परफेक्ट कस्टमर कौन है इसकी बात नहीं करूंगा, वो मैं पहले फ्रेमवर्क में दे चुका हूँ आपको। परफेक्ट कस्टमर के क्या शिफ्ट आ रहे हैं उसके एक्सपेक्टेड नीड स्टेटमेंट में और उसके बिहेवियर में, बाइंग बिहेवियर। जितने बड़े अच्छे ब्रांड्स है ना, वो कस्टमर की केवल आज की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करते, वो एक डिपार्टमेंट या उनके जो थिंक टैंक्स है, जो उनकी लीडरशिप है, जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हैं, वो बैठ के ये भी सोचते हैं कि आगे कंज्यूमर क्या चाहेगा हमसे, आगे कंज्यूमर की क्या डिमांड होगी। क्योंकि अगर आपने वो पहले बनाया तो आपको प्रीमियम मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है। आपकी प्रॉब्लम केवल एक है, आप वो काम कर रहे हो जो बाजार में हो रहा है, आप वो काम कर रहे हो जो मार्केट में चलता है, आप वो काम कर रहे हो जो सारे लोग कर रहे हैं, इसीलिए आपको डिस्काउंट उधार देना पड़ता है। फ्रेमवर्क के अंदर आप खाली ब्रेनस्टॉर्म करिए अपनी टीम के साथ।
ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आइडिया मांगने पड़ेंगे, लोगों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी, आपको अपने टीम के साथ में बैठ करके डिस्कशंस करनी पड़ेगी कि क्या एक्सपेक्टेड नीड स्टेटमेंट पर शिफ्ट आने वाला है, अगले 3 से 5 सालों में क्या परिवर्तन होगा, मार्केट किधर झुकेगी, कस्टमर किधर झुकेगा, और वहीं से आपका इनोवेशन निकल के आने वाला है। याद रखिए, कस्टमर नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। कस्टमर की नीड आपकी क्रिएट नहीं, वहीं से निकल के आएगा कि कस्टमर की नई एस्पिरेशंस क्या है और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्या है। या मैं ये कहूंगा, जब आप ये कर रहे होंगे उसी समय अपनी टीम के साथ बैठ करके, कई लोग तो अकेले ही लिखेंगे और कुछ लोग टीम के साथ में करेंगे। अब इस समय टाइम है कि आप लॉन्ड्री लिस्ट लिखिए, क्रिएट अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ प्रॉमिसिंग आइडियाज। ये जो गेम चेंजिंग प्रॉमिसिंग आइडियाज हैं, इसकी एक लंबी लिस्ट बना दीजिए। मेरी बात सुनिए, जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी खाली फैला दीजिए इस थॉट प्रोसेस को कि वो नीड स्टेटमेंट जो है, कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर हो रहा है, जो बदल रहा है, उसके अराउंड क्या क्या किया जा सकता है। हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं आती तो कोई समस्या नहीं है। मैं 2-3 दफा पहले बता चुका हूँ आपको, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। जैकमा ने यही किया। जैकमा ने अपनी सारी टीम को खाली कस्टमर की नीड समझाई और बोला इस नीड को तुम टेक्नोलॉजी से सॉल्व करो। हमारे जो प्रोफेसर है मिस्टर मोहन दास भाई, वो भी यही बताते हैं, जो को फाउंडर थे इन्फोसिस के, कि बिजनेस की प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से सॉल्व करो, हर बार मैन पावर से सॉल्व नहीं की जाती है। तो अब आपको कभी टेक्नोलॉजी का आइडिया हो तो घबराओ मत, लिख अपने सामने कम से कम 20 आइडियाज की एक लिस्ट बना लो, टक 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 टक। कोई जरूरी थोड़ी सारे फॉलो करने हैं आपको, मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम अपनी सोच के दायरे को सीमित मत करो, बाउंड्री लेस थिंकिंग बिल्ड करो अपने साथ। मेरा अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द लो लाइंग, लो हैंगिंग, टॉप 2 इम्प्लीमेंटेबल आइडियाज। ये लो लाइंग और लो हैंगिंग में क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे 20 आइडियाज आए आपके पास में, 20 आइडियाज में से आप कम से कम 20% यानी कि 4 आइडियाज, 4 आइडियाज आप ऐसे निकाल लो जो कस्टमर को सबसे बड़ा इंपैक्ट देगा और आप उसको प्रैक्टिस कर भी सकते हो। ये लो लाइंग या लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब क्या होता है, जब पेड़ पे आप जाते हो और पेड़ से कुछ फल तोड़ने की कोशिश करते हो, तो कुछ फल तो नीचे पहले ही गिरे होते हैं, अभी अभी तुरंत गिरे थे, उसको बोलते हैं लो लाइंग। उसको फटाफट उठा के थैले में अपने डालो। और फिर क्या होता है लो हैंगिंग, जो फ्रूट नीचे पहले लटका हुआ है, पहले तो आप उसी को तोड़ोगे ना, जबरदस्ती पहले पेड़ पे थोड़ी चढ़ जाओगे। तो जो लो लाइंग और लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि जो आइडियाज तुरंत इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं और जिसपे सबसे ज्यादा कस्टमर की लाइफ में इंपैक्ट आने वाला है, ऐसे 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 आइडियाज आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप ये निकलेंगे कहाँ से, ये वो इससे पिछले प्रश्न से निकलेंगे जहां आपने लॉन्ड्री लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में से आप 20% 15% आइडियाज को सिलेक्ट करने के बाद जब आपने आइडिया सिलेक्ट किए, सब लोगों का एक कंसेंसस ले लीजिए, क्योंकि आपने टीम को इन्वॉल्व किया है, टीम को लगेगा कि कंपनी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कंपनी को हम आगे चला रहे हैं। टीम का इन्वॉल्वमेंट होगा और टीम बहुत अच्छा मैनेज करेगी, कमिटेड मैनेज। ऐसा बताया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जब ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ करके गोल स्टेटमेंट, नीड स्टेटमेंट पे काम करते हैं तो आइडिया की क्वालिटी अच्छी होती है। ध्यान दीजिएगा, सब लोगों को आपने इन्वॉल्व किया था, इसमें एक गलती हो सकती है कि लोग बहुशाखा जा सकते हैं। बहुशाखा का मतलब है वो नीड स्टेटमेंट को ही मिस कर सकते हैं, गोल स्टेटमेंट को ही मिस कर सकते हैं। आइडियाज ज्यादा लाइए, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन होने चाहिए गोल स्टेटमेंट के अराउंड, होने चाहिए कंज्यूमर प्रेफरेंस के अराउंड। कभी कभार वो आपको आइडिया दे देंगे कि सर सैटरडे संडे की छुट्टी कर दो, फ्राइडे को सेकंड हाफ में हमारे को जल्दी घर जाने दो, हम मोटिवेट हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, कंपनी चल जाएगी। कभी कभार वो कुछ भी आइडिया दे देंगे आपको, कभी कभार क्या बोलेंगे, सर ऐसा करिए साल में छुट्टी हमारे को आप लोग खाली 75 छुट्टी देते हैं, साल में 150 पौने 200 छुट्टी दे दीजिए, हम ज्यादा मोटिवेट होंगे, ज्यादा काम करेंगे। बहुशाखा जाने की आदत होगी लोगों की, उसकी चिंता मत करिए, नीड स्टेटमेंट पे आप फोकस रखिएगा। और इससे मेरा आता है अगला प्रश्न, वो क्या है, क्रिएट अ सोल्यूशन आर्किटेक्चर। आपने लो लाइंग लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी कि अपने टॉप 2-3 इम्प्लीमेंटेबल आइडियाज बना लिए, इसको सोल्यूशन आर्किटेक्चर देखिए कि अब हम क्या करने वाले हैं। इसका मतलब कि आपके बेबी स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाले हैं। आपके बेबी स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपका पायलट एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होगा। पूरे के पूरे देश में या पूरे के पूरे राज्य में शुरू में अपना प्रोडक्ट मत बेचो, शुरू में उसको पायलट करो, कुछ ही लोगों के साथ में काम करो, कुछ लोगों के साथ ही प्लान करो। मेरे अगले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, जो कि मेरा 5वां और आखिरी प्रश्न है आज का, वो क्या है, एंटिसिपेट द 5 P's इन योर बिजनेस अराउंड दिस न्यू चेंज। यानी कि कुछ परिवर्तन लाने हैं, और परिवर्तन कहाँ आएंगे, ये 5 स्टेप में परिवर्तन आएंगे आपके। आपने प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट यानी कि कस्टमर को और उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया था, क्या नीड और क्या रिक्वायरमेंट, आपने उसको पहचान लिया। अब आपको चाहिए क्या है, पहला चीज आपको लाना पड़ेगा कि मैं क्या नया प्रोडक्ट बनाऊं। तो लिखिए सामने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के आगे हमारे फ्रेमवर्क में प्रोडक्ट के आगे आप लिखते जाइए क्या नए परिवर्तन लेके आने वाले, कैसे प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, क्या प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके एक्सपीरियंस में कैसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी एक्सेट्रा, प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कई फ्रेमवर्क्स दे चुका हूँ, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आता है अगला चेंज, और पीपल, कैसी मैन पावर चाहिए आपको।
क्या मैन पावर में कुछ चेंजेस लाने हैं? क्या कुछ लोगों को इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट करना है? क्या कुछ लोगों का डिपार्टमेंट आपको चेंज करना है, या कुछ बाहर से नए लोग हायर करके दिया? इसके बारे में सोचिए कि पीपल आपको कैसे चाहिए, कैसी लीडरशिप आपको तैयार करनी है जो ये प्रोडक्ट आपको बना के देगी, ताकि इस प्रोडक्ट को आप आगे लेके जाओगे। अब आते हैं तीसरे पी पे, जो कि आपका प्राइस। प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो कस्टमर किस प्राइस पे माल खरीदने वाला है, उस कस्टमर के लिए क्या प्राइस ठीक है, और वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या थी, जिससे आप अपने प्राइसिंग को डिसाइड कर सको। प्राइस डिसाइड करने के बाद अब आपको प्रमोशन के कैंपेन्स प्लान करने हैं। यहाँ पे अभी तक ये जो तीन थे ये इन हाउस थे, कि प्रोडक्ट, पीपल, प्राइस और प्रॉब्लम, ये सब इन हाउस ने आपने कर दिया। अब एक्सटर्नल जाने वाले हो आप, कि प्रमोशन के लिए जाओगे, बाहर बाजार में जाओगे, आप कैसे करोगे? डिजिटल कैंपेन करोगे, फिजिकल करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आप लीफलेट दोगे, वहां पे होर्डिंग लगाओगे, इन शॉप ब्रांडिंग करके दोगे उनको। कैसे प्रमोशन करने वाले? प्रमोशन का स्टाइल क्या रहने वाला है आपका? कितना पैसा खर्च करोगे? पहले शुरू में छोटा पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करिएगा, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट का नहीं। इसके बाद आता है आपका पांचवा पी। अगर आपका प्रमोशन के बाद कस्टमर का एक्सेप्टेंस आ गया तो ठीक है, अगर कस्टमर का एक्सेप्टेंस नहीं आया तो फिर से वापस जाइए, फिर से हमारे स्टेप 1 पे जाइए, ब्रेनस्टॉर्म करिए एक्सपेक्टेड नीड स्टेटमेंट पे, फिर से देखिए कि क्या आपके लॉन्ड्री लिस्ट है आइडियाज के, फिर से देखिए कौन से इंप्लीमेंटेबल 2 आइडियाज थे, सोल्यूशन आर्किटेक्चर ठीक था कि नहीं था, और फिर आकर के प्रोडक्ट, पीपल, प्राइस, प्रमोशन को ठीक करिए। अगर फिर से कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो छोटे टेस्ट ठीक रहते हैं, ताकि उसमें आपका नुकसान कम हो। फिर से वापस चीजों को रिविजिट करिए, फिर से रिवाइज करिए। अब अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया दूसरे तीसरे टेस्ट के अंदर, और कस्टमर कह रहा है कि ये बहुत बढ़िया, उसके लिए कस्टमर एडवांस देने को तैयार है, कस्टमर आपके साथ में बहुत खुश है, आपको डिपॉजिट देने को तैयार है, आप जैसे ही माल लेके आते तुरंत खरीद लेता है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अब ठीक बन गया है। अब इस केस में आप अपने प्रोसेस को एक्सपैंड करिए, वो आपका पांचवा पी इस वाले फ्रेमवर्क के हिसाब से। प्रोडक्ट, पीपल, प्राइस, प्रमोशन के बाद अब प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी, मतलब स्पीड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कौन बेचेगा आपका माल, कैसे बेचोगे, डिजिटल फ्रेंचाइजी, फिजिकल फ्रेंचाइजी, आप रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, कौन कौन आपका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे माल बेचेगा, मार्केट पेनिट्रेशन करें, नई ज्योग्राफी का डेवलपमेंट करें। तो ये 5 स्टेप्स का फ्रेमवर्क था, जिसमें इनोवेशन बिल्ड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्टेप्स रहते हैं, वो कैसे करते हैं। इसको हमेशा बड़े बड़े ऑथर्स जो है हार्वर्ड के, उन्होंने इसको किताब को नाम दिया रिवर्स इनोवेशन। रिवर्स इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन पहले नहीं करते, इनोवेशन हमेशा रिवर्स करते हैं। पहले कस्टमर से उसकी नीड लेके आते हैं, फिर आकर के वापस उसका रिवर्स प्रोडक्शन शुरू करते हैं। बहुत सारी गलतियां आपने यही करी कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, फिर ढूंढते बेचो इसको। वो उल्टा तरीका है। सीधा तरीका क्या है? जो मैंने आपको बताया सीक्वेंस में, ये 5 प्रश्न, 5 प्रश्नों के फ्रेमवर्क का प्रिंट आउट निकालिए। यकीन मानिए, मैं आपको बधाई देता हूँ, इससे बढ़िया प्रोग्राम नहीं है कोई। ये हमने प्रोग्राम को डिजाइन ही ऐसे किया है इतना। Thank you so much for patiently and listening, making notes. Thank you very much. सवाल है कि जैसे कहते हैं दाग अच्छे हैं, सवाल है क्या प्रॉब्लम्स डैश, क्या कस्टमर की प्रॉब्लम्स भी अच्छी होती है? अगर हमें कस्टमर प्रॉब्लम बता रहा है तो क्या वो अच्छी होती है, बुरी होती है? बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, करेक्ट। सो आपका ना अब पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है इन फ्रेमवर्क्स के माध्यम से। ऑनेस्टली प्रॉब्लम्स जो है ना, वो अगर आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि कुछ इम्बैलेंस है बिजनेस में, जो हम इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब मैं वीडियोस देखता हूँ ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि विवेक सर या तो मुझसे बात कर रहे हैं, और कस्टमर को भी ऐसे ही फील होता है, या कई बार ऐसा लगता है कि विवेक सर डांट रहे हैं। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में सर ने एकदम से पिच हाई कर दी, तो ऐसा लगा कि सर डांट रहे हैं, तो कस्टमर भी ऐसे बोलते हैं यार सर डांट क्यों रहे हैं, मतलब। सो ऑनेस्टली बहुत ही रेलेवेंट फ्रेमवर्क था ये, कंज्यूमर ड्रिवन इनोवेशन। सो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आप ही आपको क्विकली इसका फ्रेमवर्क भी दिखा देता हूँ एक बार। सो ये फ्रेमवर्क ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आई होप इट इज विजिबल, मैंने एक्सपैंड कर दिया है। ये है सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन जो सर बता रहे थे। सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद लिस्ट बनाना आइडियाज की, और फिर लो लाइन और लो हैंगिंग जो आइडियाज हैं इम्प्लीमेंटेबल, वो आइडेंटिफाई करना। फिर एक सोल्यूशन लिखना। सोल्यूशन मतलब कि यार मेरे पास ये 10 आइडियाज हैं, उसके अराउंड एक सोल्यूशन लिखना। और फिर उसके बाद 5P की मदद में उसको फिर 5P से उसको ब्रेक डाउन कर देना।
सो इसको आप एक होमवर्क की तरह कर सकते हो ताकि इस फ्रेमवर्क को अच्छे से समझो। सोचो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, कोई सा बिजनेस सोच सकते हो। बिजनेस प्रोडक्ट भी हो सकता है बेचना, सर्विस भी हो सकता है। सोचो कि आप लॉन्ड्री सर्विसेज देते हो अपने एरिया में। सो आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेड नीड क्या है वो सोचो कि यार मेरा कस्टमर चाहता है कि मुझे घर में कपड़े ना धोने पड़े, या मुझे विदिन 24 आवर्स मिल जाए, या मेरे कपड़े खराब ना हो, या मेरे कपड़े की शाइन बनी रहे। तो एक्सपेक्टेड नीड आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उसके अंदर से आइडियाज निकालो कि अच्छा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लो हैंगिंग और लो लाइंग फ्रूट्स क्या हैं, और फिर वो आइडियाज को निकाल के एक सोल्यूशन निकालो। अच्छा इसके लिए मुझे इस ये नई मशीन खरीदनी है, ऐसी मैन पावर चाहिए, ये तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, और फिर उसको 5P में ब्रेक डाउन कर दो। सो दोस्तों इस फ्रेमवर्क के माध्यम से ना आप कंज्यूमर ड्रिवन, यानी कि जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, जो नीड है, जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। सो नाउ आई विल टेक यू टू टारगेट ऑडियंस। हमने प्रोडक्ट समझ लिया, सॉरी वीडियो समझ लिया, फ्रेमवर्क देख लिया। अब मैं आ रहा हूँ टारगेट ऑडियंस पे। सो वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट की कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम इस वीडियो में। हम 3 प्रॉब्लम्स को, यानी कि 3 नीड स्टेटमेंट्स को केटर कर रहे हैं। बिजनेस को शुरू करने की, अपने करियर में ग्रोथ लेने की, और अपने बिजनेस के एक्यूमेंट को बिल्ड करने की। अगर इन तीनों नीडों को हम सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे? सबसे पहले तो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो भाई अपने कस्टमर की जो हिडन नीड है या जो फ्यूचर नीड है आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो ताकि आप इनोवेट कर सको। दूसरी नीड क्या बता रहे हैं यहाँ पे? दूसरा सोल्यूशन ये आ रहा है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओगे मार्केट में भाई जो चलेगा ही चलेगा। विवेक सर ने बहुत सारी वीडियोस में इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं दोस्तों, मैं अगर कंप्लीट करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्टारबक्स ने भी ऐसे ही किया था। उन्होंने क्या किया, फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाई, डिजाइन योर परफेक्ट कॉफी, और फिर उन्होंने इतने सारे लोगों ने अपने आइडियाज दिए, फिर उसमें उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके उन्होंने एक नया कॉफी का टेस्ट या फ्लेवर निकाला जो बहुत हिट हुआ। सो वो क्या था, इनोवेशन था, रिवर्स इंजीनियरिंग ही तो था। उसके बाद डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग एक ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है। डिजाइन थिंकिंग बेसिकली इसमें विवेक सर ने स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले आइडिया निकालो कि आइडिया क्या है, उसको आइडिएट स्टेज पे है। उसके बाद उसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करने के बाद उसके अंदर से एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट निकालो, और सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बाद उसको पायलट एक्सपेरिमेंट करो। अपना पूरा पैसा मत लगा दो, उसको पायलट एक्सपेरिमेंट करो, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाए तब उसको एक्सपेंशन यानी कि प्रोसेस पे लेके जाओ। यानी कि डिजाइन थिंकिंग का जो फ्रेमवर्क है ना, विवेक सर ने ये सिखा दिया इसके अंदर। किसी को भाई सीखना है बिजनेस एक्यूमेन तो उसको डिजाइन थिंकिंग भी इसी की मदद से समझ में आ गई आसान भाषा में। जिसको भाई नहीं आते कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स वो आसान भाषा में सीख गया इस फ्रेमवर्क की मदद से। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट कैसे कर पाओगे, अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर से की नीड से मैच करता है। अगर आपको पता है कस्टमर की नीड क्या है तो आपको सही मार्केट में प्रमोट करने की स्ट्रैटेजी भी मिलेगी। कैसे एग्जांपल से बताता हूँ। वो कहते हैं ना, डोमिनोज में क्या कहते थे, 30 मिनट नहीं तो फ्री, है ना? तो वो कैसे आया? वो आया भाई कस्टमर की नीड से, वो मार्केट का स्लोगन। क्योंकि कस्टमर की नीड थी भाई मेरे को घर में पिज्जा चाहिए गरम गरम, तो भाई उसने वो मार्केटिंग की लाइन बना दी ना। इसी प्रकार से कितनी सारे एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद आप एक्सपेंशन करने के लिए विवेक सर ने बहुत सारे आइडियाज दिए इस फ्रेमवर्क में। आखिरी में प्रोसेस जब सर ने बताया था फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे आप स्ट्रैटेजी सीख जाओगे एक्सपेंशन के। उसके अलावा आपको ना कभी उधार पे या डिस्काउंट पे माल नहीं बेचना पड़ेगा। क्यों क्यों नहीं बेचना पड़ेगा? क्योंकि आप अब ये ध्यान, आपको तो पता है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए है, कस्टमर के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये सॉल्यूशंस है क्या, मैं फिर से रीआइटरेट कर रहा हूँ, दो मैं इसको 10-15 बार बता चुका हूँ। ये सॉल्यूशन जो है ये है आपके वर्ड्स, आपकी स्टेटमेंट्स जो होनी चाहिए। मेरी ट्रेनिंग के बाद अब आप ये नहीं बोलिएगा 52 फ्रेमवर्क, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपको सोल्यूशन पे लेके जाना है। आपके लिए स्क्रिप्ट कह सकते हो, वैल्यू कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। दिस इज द वैल्यू विच इज देयर इन दिस फ्रेमवर्क। ठीक है? सो प्लीज आप ये मत सोचिएगा मैं पढ़ रहा हूं और ये ऐसी, ये बहुत ही रिसर्च टाइम लगा के ये स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। सो प्लीज इसको लिख लीजिए, याद कीजिए। अगर अपनी वोकैबुलरी अपडेट नहीं करेंगे ना तो इस ट्रेनिंग के बाद भी वही करेंगे जो आप करते आए हैं। तो ये आपका भी फ्रेमवर्क है।
अभी मैं कहाँ हूँ, जाना कहाँ है, कैसे जाऊंगा भाई, कैसे जाऊंगा, इन सब की चीजों की मदद से जाऊंगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, सीखिए, याद कीजिए इस ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद जो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके पास सही बिजनेस की नॉलेज होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेमवर्क में, तो उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। और स्किल गैप, देखो, अगर मैं सोचो कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, पता है वो क्यों नहीं होता? क्योंकि एक स्किल का गैप होता है, यानी कि जो इंटरव्यूअर जो ढूंढ रहा था मेरे अंदर वो नहीं मिला। तो इस फ्रेमवर्क की मदद से मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? आपको याद है, इसमें हम बात करें कंज्यूमर ड्रिवन इनोवेशन, यहाँ पे कंज्यूमर उसकी नीड क्या है वो लिखो उस फ्रेमवर्क में। फिर उसके बाद ये फ्रेमवर्क ही देखो ना, मैं फ्रेमवर्क पे लेके जाता हूँ, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये फ्रेमवर्क दिखा दिया मैंने आपको। इन जो फर्स्ट सवाल है उसमें आप लिख दीजिए ना कि आप जो इंटरव्यू लेने वाला है आपका, उसकी नीड स्टेटमेंट क्या है, वो क्यों हायर, आइडियाज लिखिए, यहाँ पे लिस्ट लिखिए कि यार उस नीड को आंसर करने के लिए, यानी कि अगर उसको चाहिए हार्ड वर्किंग तो मैं क्या बोलूंगा, अगर उनको चाहिए जिसको मार्केटिंग आती है तो मैं क्या बोलूंगा। तो यहाँ पे आइडियाज लिखेंगे आप, फिर उस आइडियाज में से आप आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ यार ये तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स किया है, या मैंने डॉक्टर विवेक बिंदर सर की ट्रेनिंग अटेंड करी है, वगैरह वगैरह आइडियाज लिखेंगे। और फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्रिएट अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट में स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो देखिए ना, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपको जॉब के इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प कर सकता है। दैट्स द पावर ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो है ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब कि वो किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर मैं रियल एस्टेट में हूं तो काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट बिजनेस में हूं तो काम का नहीं है। एवरी बिजनेस इट इज एप्लीकेबल। कमिंग बैक टू द सॉल्यूशंस, इसके अलावा अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं या एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो भाई मेरी दो नीड्स होती हैं। पहला है बिजनेस की, करता हूं बिजनेस या सेल्स को। तो भाई सेल्स की क्या नीड है? सेल्स की नीड हो सकती है कि उनको ऐसा मार्केटिंग कंटेंट चाहिए जो वायरल हो जाए। तो हर डिपार्टमेंट, अक्रॉस डिपार्टमेंट, ये इनोवेशन का फ्रेमवर्क हम लगा सकते हैं। इसके अलावा जो विवेक सर ने 5P मॉडल बताया है इसमें, प्रोडक्ट, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्राइसिंग, ये सब जो सर ने बताया 5P का सीक्वेंस, ये तो आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए बना सकते हो ना। बेसिकली ये मार्केट में ले जाने की स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है 5P का। क्योंकि जनरली लोग गलती क्या करते हैं, सीधा एक्सपेंशन की बात करते हैं, पायलट एक्सपेरिमेंट का सोचते ही नहीं है, प्राइसिंग का सोचते ही नहीं है। तो ये 5P का फ्रेमवर्क पता है ना, तो आपको पता है कि कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने का है। उसके बाद आप एक क्लियर स्ट्रैटेजी बना पाते हो 5P के फ्रेमवर्क से, जो आपको जो बिजनेस को बड़ा करने में हेल्प करेगी। आप अगर इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करोगे तो आपके प्रोडक्ट का सर मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, आप एक ब्रांड बन जाओगे सर। अगर आपने ये फ्रेमवर्क लगा लिया, आप कस्टमर बोलते हैं ना ब्रांड कैसे बनूं, तो आप उससे पूछो सर आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कस्टमर चाहता है। वैसे ये मैं सवाल भी देने वाला हूँ आगे आने वाले स्लाइड पे। और इसके अलावा जो प्राइस ट्रैप होता है ना, वो 10 का बेच रहा है मैं 9 का बेच रहा हूँ, वो 9 का बेच रहा है मैं 8 का बेच रहा हूँ, वो 8 का बेच रहा है मैं 7 का बेच रहा हूँ, वो 7 का बेच रहा है मैं 6.5 का बेच रहा हूँ। तो ये जो प्राइस का जो ट्रैप है, आप इसको एस्केप कर सकते हो, आप प्रीमियम में सेल कर सकते हो। कभी अगर आपने फेसबुक पे ऐड करी, गूगल पे ऐड करी, तो मेल करते हो वो डिस्काउंट दे दो, मैं 10,000 रुपए की ऐड करने जा रहा हूँ? नहीं करते ना, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा बना दिया जो सबको चाहिए भाई। तो वो जो आप एक प्राइस का ट्रैप होता है ना, उससे बाहर निकाल सकते हो अपने बिजनेस को। टाइम फॉर द बोनस। बोनस जो आप सबके जिसके लिए वेट करते हो, वो है ऐसे सवाल जो कस्टमर की नीड को जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये अगेन ये मेरे स्टेटमेंट्स हैं, आपको एज इट इज फॉलो नहीं करना है। प्लीज फील फ्री टू इनोवेट, ठीक है। तो पहला सवाल क्या हो सकता है? सर ये बताओ, आज की डेट में आप अपने कस्टमर की नीड या प्रेफरेंस को समझने के लिए क्या कर रहे हो? और एक चीज ध्यान रखिए, आप सब लोग, आपको ये सारे सवाल नहीं पूछने हैं कस्टमर से, आपको ये सारे सवाल नहीं याद करने हैं। बेसिकली इन सवालों की मदद से मैं आपकी ट्रेनिंग करवा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा सवाल पूछते कैसे, वो ट्रिक क्या है। आपको ट्रेनिंग चल रही है आपकी, आपको कस्टमर से सारे सवाल नहीं पूछने हैं जो हर स्लाइड पे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा थॉट प्रोसेस क्या है। इसको अपनी भाषा में लेके जाइए, अपने कस्टमर की नीड के हिसाब से पूछिए। इसके अलावा सर, आप
अब इस समय आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो क्या कोई स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट करते हैं? या सर कभी लाइफ में नुकसान हुआ है आपकी? कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लेके गए हो, बहुत पैसा लगा दिया हो मैन्युफैक्चरिंग में और वो चला ही ना हो, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? अगर किसी मैन्युफैक्चरर के साथ बैठे हैं तो ये गलती होती है, वो क्या करते हैं सारा पैसा फैक्ट्री में लगाने में लगा देते हैं, कभी सोचा ही नहीं कि मैं कभी स्मॉल स्केल पे एक्सपेरिमेंट कर लूं, कभी सोचा ही नहीं। इसके अलावा सर, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो तो उसको लॉन्च कैसे करोगे, इसको कमर्शलाइज कैसे करोगे, इसको इनोवेटिवली कैसे लेकर आओगे, अपने आइडिया को में इनोवेशन कैसे लेकर आओगे? इनमें से कोई सा भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये क्यों आज तक चल रहा है भाई? कस्टमर सेंट्रिक है ना। सो सर आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जिंदगी भर आपकी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक बनी रहे? सो ये कुछ सवाल हैं जिससे कस्टमर की जो नीड है वो इस्टेब्लिश होगी इस प्रोडक्ट को लेके, इस फ्रेमवर्क को लेके जो है बीबी इम्पैक्ट। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट फ्रेमवर्क पे, तीसरा फ्रेमवर्क। व्हाट इज द टाइम नाउ? 10:26। ग्रेट। सो मेरे पास अभी 33 मिनट्स हैं। सो अब मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आज कुछ सवाल भी ले लूं टेस्ट लेने से पहले। ठीक है। सो सीक्वेंस क्या होगा, पहले मैं आपको बता दूं कस्टमर एक्सपीरियंस भाई, इसको एक लाइन में जो बोलना है किसी को भी तो उसको क्या बोलना है। ठीक है। सो कस्टमर एक्सपीरियंस बेसिकली होता क्या है? इस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपने कस्टमर की जो टच पॉइंट्स क्या होते हैं, टच पॉइंट्स मतलब जहां पे कस्टमर आपके बिजनेस से इंटरैक्ट करता है, ये आप सोच अभी और अच्छे से समझेंगे वीडियो में। सो इस फ्रेमवर्क की मदद से आप वो सारे टच पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको इम्प्रूव कर पाएंगे, ताकि इवेंचुअली आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन बढ़े। अब आपके जहन में सवाल होगा, सर क्यों जरूरी है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और एक्सपीरियंस को बढ़ाना? जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा ना, उतना आपका मार्केटिंग में पैसा कम लगेगा। दोस्तों मैं कुछ आपको बिजनेस के फंडामेंटल बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा ना, उतना ब्रांड बढ़ता है, ब्रांड का पुल होता है, पैसा कम लगता है मार्केटिंग में, डिस्काउंट में माल नहीं बेचना पड़ता, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है ना, तो वो 10 लोगों को रेफर करता है, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो जाती है। सो ये कुछ बिजनेस के फंडामेंटल्स है जो आपको सिखा रहा हूँ पैरेलली, ये सब बोनस है आपके लिए फ्रेमवर्क के साथ साथ। सो अब मैं आपको फ्रेमवर्क की वीडियो दिखाऊंगा और फिर फ्रेमवर्क भी बताऊंगा ताकि आप समझ सकें इस फ्रेमवर्क को और अच्छे से। आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन और ये फ्रेमवर्क की वीडियो ओपन करता हूँ। आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com लीडरशिप फनल के इस हफ्ते के अमेजिंग फ्रेमवर्क में, जिसमें कस्टमर एक्सपीरियंस पे मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा। ये कस्टमर एक्सपीरियंस को हम कस्टमर टच पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको इंप्रूव करने के तरीके को भी सीखेंगे। आपको याद होगा, अगर आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम में अटेंड किया है तो मैंने मारुति सुजुकी का और आइकिया का उदाहरण भी दिया था। आइकिया ने कैसे कस्टमर टच पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, 12-13-14 टच पॉइंट्स पे, जहां में ताली बजाई थी हर बार। उसने देखा कि मैं कैसे बुकिंग लेता हूं, कैसे अंदर आदमी आता है, कैसे दरबान के साथ में अंदर एंट्री करता है, अंदर एंट्री करने के बाद फर्नीचर का टच पॉइंट, शोरूम का टच पॉइंट, लाइट का टच पॉइंट, बच्चों को जो फ्री हॉट डॉग मिलता है उसका टच पॉइंट, या फिर मारुति सुजुकी जो लगातार अवार्ड जीता है उसके अपने 12-14-15 टच पॉइंट्स हैं। गाड़ी अंदर घुसती है, कैसे जॉब कार्ड खुलता है, सब टच पॉइंट्स होते हैं अलग अलग। जहाँ वेटिंग एरिया है, जहाँ गाड़ी ठीक कराई जाती है, उसका टच पॉइंट है वो, कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस, इस टच पॉइंट के लिए मैं फिर एक पेज का फ्रेमवर्क आपके लिए लेके आया हूं, जिसको आपको मेरे साथ मिलकर इंप्लीमेंट करना है। पर इसको पहले समझ लेते हैं आपके धंधे में कैसे इंप्लीमेंट होगा, आप उस टच पॉइंट्स को इंप्रूव करके कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज, आपके कस्टमर की जो नीड्स है उसको थोड़ा देखिए कि वो रिव्यू करिए कि करंट वे कंज्यूमर का क्या है, कि वो कैसे आपके साथ आदान प्रदान चर्चा कहां कहां करता है, कहां कहां जुड़ता है, उसकी जर्नी को लिखिए, सेपरेट करिए हर एक टच पॉइंट को, कैटेगरी बनाइए उसको, जो जो जहां जहां इंटरेक्ट करता है। तो मैं उदाहरण के साथ देता हूँ। तरीके से टच पॉइंट क्या हो सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी ऑनलाइन ऐड देखता है, वो टच पॉइंट है। आपका डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट पढ़ता है, वो टच पॉइंट है।
आपका कोई इवेंट अटेंड करता है, आपसे किसी और से आपके बारे में रेफरेंस मिलता है, आपका कोई प्रिंट एडवर्टीजमेंट देख लेता है, आपका कोई मार्केटिंग कैंपेन का इनिशिएटिव देखता है, आपको कोई वीडियो ट्यूटोरियल, कोई ब्लॉग, कोई लैंडिंग पेज, कोई इंफोग्राफिक, कोई टेस्टिमोनियल, कोई रिव्यूज, कोई प्रोडक्ट की रेटिंग, कोई इवेंट। तो ये सामान खरीदने से पहले अलग अलग प्रकार के टच पॉइंट होते हैं जहां से वो आपके बारे में जानकारी लेता है, आपके बारे में जानता है, समझता है, आपका होर्डिंग बोर्ड देखता है, आपके दुकान के बाहर से निकलता है वो बोर्ड देखता है, आपका दरवाजा देखता है, वहां पार्किंग की जगह देखता है। ये सारे अलग अलग प्रकार के टच पॉइंट सामान खरीदने से पहले, लेकिन जब वो खरीदने आता है तो भी कुछ टच पॉइंट होते हैं। मैं अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर तरीके के धंधे का आदमी मेरे साथ में इसको समझ सके। जब वो आपके एम्प्लॉय से मिलता है वो टच पॉइंट, एम्प्लॉय कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, वो टच पॉइंट है, वो एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है उसके माइंड में। जो आपका प्रोडक्ट कैटलॉग उठा के देखता है, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज देखता है, पॉइंट ऑफ सेल जहां माल बिकता है, आपका जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, डब्बा है, गत्ता है, कलर है, थैला है, आपके जो दुकान का एम्बियंस है, शोरूम का, सामान खरीदते वक्त कई प्रकार के टच पॉइंट हो सकते हैं। सर्विस दे रहा है और इंटरनेट ले रहा है, ऑनलाइन इंटरनेट पे यानी कि ऑनलाइन खरीद रहा है, कंसल्टिंग आप कोई करते हैं, फोन पे करते हैं, ईमेल पे करते हैं, जूम कॉल पे करते हैं, मिल के करते हैं, सब टच पॉइंट है। आप क्या सूट पहन के जा रहे हैं वो भी एक टच पॉइंट है। आप जो सामान बेच देते हो तो उसके बाद अलग प्रकार का टच पॉइंट है। आपने क्या थैंक यू लेटर भेजा, टच पॉइंट है। हमने फीडबैक लिया, उसको कुछ अपसेल क्रॉस सेल किया, बिल करते वक्त कैसा बिहेवियर था, आपने कुछ को रिन्यूअल दिया कोई सब्सक्रिप्शन का, आपने उसको कोई ईमेल का न्यूज़लेटर भेजा है, कोई कंफर्मेशन ईमेल भेजा है, कोई नई ऑफरिंग दी, कोई हेल्प सेंटर है, कोई सर्विस सेंटर है, कोई कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम आपने उसको दिया है। तो खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान, खरीदने के बाद, मैं ब्रॉडली आज 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा जहां पे आप अपनी करंट रेटिंग देंगे और आपने उसको स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसको इंप्रूव कैसे करते हैं। कस्टमर सर्विस पोस्ट परचेज टच पॉइंट है बहुत बड़ा। कस्टमर को जब आपने उससे माल लिया, उसका ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, पहली बार आपसे वो गाड़ी खरीद रहा है, पहली बार वो आईबीसी बन रहा है हमारे साथ में, तो वो भी एक्सपीरियंस को ऑनबोर्डिंग में कैसा मिलता है, कस्टमर के लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब प्रकार के अलग अलग टच पॉइंट्स होते हैं। जिन टच पॉइंट से आप उसके माइंड में एक रिकॉल जनरेट कर पाते हैं, एक मेमोरी क्रिएट कर पाते हैं, एक ऐसी मेमोरी क्रिएट कर पाते हैं कि वो बार बार फिर आपके पास आना चाहता है। तो वो टच पॉइंट्स आज आपको अपनी जर्नी के मैप करने, लिखने हैं, आप जो भी बेचते हैं, जिससे कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस उसको ब्रांड का मिल सके। जैसे मैंने आपको एक दफा बताया था कि ओयो ने क्या किया, 7 चीजों पे काम किया कमरे के अंदर। स्प्रिंग बेस्ड मैट्रेस रखा, हाइजीनिक वॉशरूम रखा, स्पॉटलेस लिनन यानी कि चादर साफ सुथरी करी, कलर टेलीविजन, फ्री वाईफाई और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो उसने कहा कि ये 7 चीजें अच्छी हो जाएंगी तो आदमी को अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, प्राइस पॉइंट कम होना चाहिए। वो एक टच पॉइंट है सारे, उन टच पॉइंट्स को अच्छा करें। बुकिंग का एक्सपीरियंस एक टच पॉइंट है। तो मैं आपको 4 कैटेगरी दे रहा हूं। आपका प्रोडक्ट अपने आप में कितना बढ़िया है वो एक मेमोरी देता है, खरीदते वक्त सेल्स वो एक टच पॉइंट है, खरीदने के बाद जो सर्विस देनी पड़ती है वो एक टच पॉइंट है, और आपका ब्रांडिंग कम्युनिकेशन वो एक टच पॉइंट है। ये 4 है आपके आज के फ्रेमवर्क में। ये चारों, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका सेल्स है, ये आपका सर्विस है, ये आपका कम्युनिकेशन यानी कि ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट। जो जितना अच्छे टच पॉइंट्स होंगे कस्टमर को उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आइकिया ने देखा कि पार्किंग में इशू आता है, वो टच पॉइंट उनका खराब है, और उन्होंने देखा फर्नीचर के इंस्टॉलेशन पे एक्सपीरियंस खराब है, हर टच पॉइंट को उन्होंने मैप किया। खरीदते वक्त उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है, बच्चों को खेलने की जगह बना दी, वो बड़ा अच्छा टच पॉइंट था। कस्टमर कहाँ कहाँ आपसे इंटरैक्ट करता है, किधर किधर इंटरैक्ट करता है। कस्टमर जब आपका थैला लिफाफा लेके जाता है तो वो भी टच पॉइंट है। कस्टमर आपका बिजनेस कार्ड लेता है वो भी टच पॉइंट है। तो आप कहाँ कहाँ उसके लिए मन में मेमोरी जनरेट करते हैं, तो अपने अपने बिजनेस के हिसाब से इस पूरी की पूरी जर्नी को लिखिए। यही नेक्स्ट बैटल, कॉम्पिटिटिव बैटल ग्राउंड होने वाला है, कस्टमर एक्सपीरियंस। यही कॉम्पिटिटिव बैटल ग्राउंड है कि एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है आपके कस्टमर को। एक्सपीरियंस के चक्कर में बार बार लौट के आएगा। भैया नाई बाल काटते वक्त इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देता है कि आप अगली बार उसी से बाल कटाते हो। भैया इसका हाथ सेट है मेरे साथ, एक्सपीरियंस अच्छा दिया हमने आपको, वो आपकी रिक्वायरमेंट समझा, वो टच पॉइंट है आपके लिए। हाँ, बाकी सब चीजें हो जाएंगी अगर आपने टच पॉइंट आइडेंटिफाई किए। तो आज अपने आप को रेटिंग दीजिए कि आपके प्रोडक्ट एज ए टच पॉइंट 10 में से अपने आप को कितना नंबर देंगे, आपके प्रोडक्ट में दम कितना है, उसको लेकर के आदमी के मेमोरी में क्या आता है, यही चाहिए तो 10 में से 10 है। कभी ये भी चलेगा, कभी वो भी चाहिए तो 10 में से 5, ये नहीं चाहिए तो 10 में से 0।
यही चाहिए से ये नहीं चाहिए के बीच में आप अपने आप को रेटिंग दीजिए। माल बेचते वक्त सेल्स और रिटेल में कैसा एक्सपीरियंस आप क्रिएट करके दे रहे हैं, टीम कितनी ट्रेंड है, खरीदना उसके लिए कितना आसान है, खरीदते वक्त वो कैसा महसूस करता है, आपकी टीम कितना मुस्कुरा के बात करती है, कैसा एक्सपीरियंस देती है। एक्सपीरियंस होना चाहिए ओबरॉय ताज का, एक्सपीरियंस होना चाहिए विस्तारा एयरलाइंस का, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, दिल में छपता है, क्या बढ़िया एक्सपीरियंस कस्टमाइज देते हैं। और एक एक्सपीरियंस, हमारी पॉलिसी नहीं है सर, हर बात में हमारी पॉलिसी नहीं है सर, हमारी पॉलिसी नहीं है सर। वो क्या मेमोरी दे रहा है, इनकी पॉलिसी है पैसा लो उसके बाद कोई सर्विस मत दो, एक ही पॉलिसी है। तो आपका बेचते वक्त क्या एक्सपीरियंस है, और तीसरा बेचने के बाद सामने वाले को कोई तकलीफ आती है तो कैसा एक्सपीरियंस है। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के साथ काम कर रहे हैं, चाहे फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं भैया, जो भी दोगे सामने वाले को इस्तेमाल करते वक्त बाद में कोई ना कोई जरूरत आवश्यकता पड़ती है, वहां पे आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। फाइनली चौथा, आपकी ब्रांडिंग, आपकी पैकेजिंग, आपकी एडवर्टीजमेंट, आपका सोशल मीडिया, आपकी वेबसाइट, आपका लेटर हेड, आपका बिजनेस कार्ड, आपका होर्डिंग, आपके दुकान के बाहर का शटर, आपके लड़के जो कपड़े पहन रहे हैं उनके ऊपर आपका लोगो, ये सब टच पॉइंट है, ये ब्रांडिंग कम्युनिकेशन के टच पॉइंट्स हैं। तो चारों में अपने आप को 10 में से नंबर दीजिए और ये लिखिए कि क्या 3 नए परिवर्तन लेके आएंगे, कहां पे आपको ज्यादा इंप्रूव करना। हर एक जगह ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, पहली जगह पहली चीज को टारगेट करिए जहां से कस्टमर को अच्छा रिकॉल वैल्यू देंगे। जितना स्ट्रॉन्ग मेमोरी, जितना स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू, उतना बार आपके पास लॉयल बन के वापस आएगा, क्योंकि सब कुछ जो है ना मेमोरी से, रिकॉल से, उसके मन में आपके लिए क्या भावनाएं हैं। भाव तोल इसीलिए करता क्योंकि भावना नहीं है, भाव नहीं पूछेगा, भावना होगी तो भाव कुछ भी हो माला आपसे देगा। तो ये भाव से भावना के बीच का जो सफर है उसको इंटेलिजेंटली आपको लिखना जरूर है भैया। 52 हफ्ते के 52 फ्रेमवर्क, मेरी गारंटी बिजनेसमैन की जिंदगी बदल देंगे, उसको फर्श से अर्श तक लेके जा सकते हैं अगर ये 52 हफ्ते आपने सीरियसली 1 साल समाधि की तरह आपने कितना देर लगाना है, हफ्ते में आधा घंटा आपको देना है बस खाली। हमारे कोचेस आपको फोन करते हैं, आप कई बार फोन मिस कर देते हैं, नहीं उठाते, डिले करते हैं, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इतना मेरे कहने पे करिए, 52 हफ्ते लग के 52 फ्रेमवर्क कर लीजिए, अपनी टीम के साथ डिस्कस करिए कि मैं इनको कैसे इंप्रूव करूंगा, मैं प्रोडक्ट को इंप्रूव करूंगा या मैं सेल्स को या सर्विस को या कम्युनिकेशन ब्रांडिंग को। दैट्स ऑल। लीडरशिप फनल इतना पावरफुल प्रोग्राम है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए इससे अच्छा प्रोग्राम भारत के इतिहास में थैंक यू, और थैंक यू सो मच इतनी लवली कमेंट्स भेजने के लिए। मैं देख रहा हूँ सर, मतलब इसमें इतना जबरदस्त मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को कि सर, मतलब मैं देख पा रहा हूँ, गुड, बहुत अच्छा, वाओ, इट्स रियली ग्रेट, इतने जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं। सो एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्या लग रहा है कि इससे आप 1% भी इम्प्रूव कर पाए हैं प्रोडक्ट का कन्विक्शन? 1% भी? ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है फ्रेमवर्क्स की, क्या लग रहा है आपको 1% भी आप बेटर हो कल से? ओमकार सर ने कह दिया 200%। वाओ, दैट्स अमेजिंग, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो ऑनेस्टली दोस्तों, ये जो सवाल पूछने की जो ट्रेनिंग है ना, अगर आपने इसी को मास्टर कर लिया ना, आप जिंदगी भर ये ट्रेनिंग को धन्यवाद दोगे। अब मैं नहीं चाहता मुझे धन्यवाद दो, अब मैं चाहता हूँ हरसिमरन मैडम, विमल सर, इन सबको धन्यवाद दो, बिकॉज इट्स देयर इनिशिएटिव। मैं तो बस अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली दैट इज द पर्पस कि आपका ये स्किल डेवलप करना दी देते हो, सॉरी, उनके आंसर में ही आपका सोल्यूशन भी मिल जाता है। सो अब हम इसके डिस्कशन पे आ रहे हैं। वाह, कितने सारे। सो आप ये देख पा रहे हो, ये है इसका फ्रेमवर्क का पीडीएफ। सो जिसमें विवेक सर ने सबसे पहले तो जो 4 चीजें सर ने बार बार बताई, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, सेल्स, सर्विस और कम्युनिकेशन, यानी कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, इन चारों को सेगमेंट कर रखा है। इसकी करंट रेटिंग क्या है, अभी कहाँ है, वो मेंशन करनी है। और उसके बाद जाना कहाँ है, यानी कि अगर 10 में से 10 चाहिए तो उसके लिए जो चेंजेस करने हैं, स्ट्रैटेजीज, वो आपको नीचे के सेक्शन में अपडेट करनी है, यानी कि राइट 3 स्ट्रैटेजीज that you would like to implement to improve the customer experience. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
मैं ना ट्राई करूंगा कल से कुछ और एग्जांपल्स भी आपके साथ ऐड करूं, यानी कि कस्टमर की सक्सेस स्टोरीज। वैसे अभी टॉप ऑफ द माइंड तो मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही बता सकता हूँ। हमारे अभी रिसेंट बैचेस में ही इतने सारे जो अभी क्लोजिंग सेरेमनी कंप्लीशन सेरेमनी हुई थी 11 दिसंबर में, जब हम पार्टिसिपेंट से वापस मिले थे, हम जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि इन्हीं फ्रेमवर्क की मदद से उन्होंने कितने अपने बिजनेसेस के अंदर चेंजेस लाए। अभी हमारे रीसेंट बैचेस में से अगर आप यूट्यूब पे डालें गो वाटरलेस, जो विवेक सर की केस स्टडी आई थी बाय डॉक्टर विवेक बिना, गो वाटरलेस, सो वो भी हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ही पार्टिसिपेंट है। अगर इनके बारे में मैं बताऊं आपको क्विकली, सो इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली कार डिटेलिंग सर्विसेज का काम करते हैं। अब देखो कितना कितना कॉमन काम है ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। सोचो ना, कार डिटेलिंग क्या होता है, गाड़ी की सफाई बस। उन्होंने क्या कैसे इनोवेशन लेके आए, आपको पता है? इन्होंने क्या किया, एक ऐसा केमिकल बनाया जिसमें पानी की यूज बिना पानी को यूज करे आप गाड़ी को क्लीन कर सकते हैं। इसमें विवेक सर की वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप देखिएगा जरूर। सो इनोवेशन आप कहीं पे भी कर सकते हो। और आपको पता है इन्होंने 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज दे चुके हैं, हजारों उनके क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। बस एक चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या? बाकी सब नहीं, सिर्फ एक चीज, वो चीज इनोवेशन, जो मैं आपको पढ़ाई आज। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में दोस्तों। सो हम अब चलेंगे टारगेट ऑडियंस की स्लाइड के ऊपर। यू गो। सो हमने समझा कि हम कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क। अब समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क किस कस्टमर के लिए बना है, यानी कि मैं किस कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगेन वो सीक्वेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारे 3 तरीके के कस्टमर्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट या बिजनेसमैन। तो हम बात करते हैं पहले वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स की। इनकी कौन कौन सी नीड होती है? बिजनेस को शुरू करना है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, या बिजनेस की एक्यूमेन को बिल्ड करना है, या फिर बिजनेस में ग्रोथ, या सॉरी करियर में ग्रोथ चाहिए। ये 3 प्रकार की नीड्स होती है। सो इन तीन को कैसे हम फुलफिल कर रहे हैं इस फ्रेमवर्क के माध्यम से, अब हम वो बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो आप जब इस फ्रेमवर्क को करते हो, सो आप एक कस्टमर सेंट्रिक, यानी कि आप, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक मैंने स्लाइड मिक्सअप कर दिया है दोस्तों, 1 सेकेंड। ओके सॉरी, अपॉलॉजीज, आई थिंक आई मिक्सअप द स्लाइड। सो उसको हाइड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने स्लाइड मिक्सअप कर दिया है। सो अब हम रियल टाइम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेट दिस बी अ टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सवाल क्या है कि अगर मुझे वर्किंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट की मैंने जो नीड आइडेंटिफाई करी है, वो करी है बिजनेसमैन, या सॉरी बिजनेस को शुरू करना है, या बिजनेस की एक्यूमेन को बिल्ड करना है, या करियर में ग्रोथ चाहिए। तो सोचिए, अगर मैं टच पॉइंट्स आइडेंटिफाई करता हूं तो कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व होती है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सी सम आंसर्स इन द चैट विंडो एंड देन आई विल आल्सो गिव माय इनपुट्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इस फ्रेमवर्क के माध्यम से मैं किसी वर्किंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स को बिजनेस को शुरू करने में, बिजनेस को एक्यूमेन को बिल्ड करने में, या करियर में ग्रो करने में कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सो ये 3 चीजों में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेट्स सी आप में से कितने लोग फ्रेमवर्क्स को, इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाए। दिस इज अ लाइव टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट मैसेज। मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। ओके, सो आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग सम मैसेजेस। आप कह रहे हैं, मोहित सर कह रहे हैं प्रोडक्ट की सर्विस को इंप्रूव करने के लिए। वेरी गुड। प्रोडक्ट की सेल्स को इंप्रूव करने के लिए। विकास सर कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। मोहित सर कह रहे हैं कम्युनिकेशन। भूपेंद्र सर कह रहे हैं अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी। भूपेंद्र सर always comes up with very good relevant inputs. अब्दुल सर कह रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अश्विनी सर कह रहे हैं कंपनी के लिए कुछ इनोवेट करे करके। सो अब नाउ आई विल गिव यू द आंसर। थैंक यू, वेरी 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 रेलिवेंट। अब मैं इसको प्रिसाइसली बताता हूँ। अगर मेरे को बिजनेस शुरू करने का है, तो मैं बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ी गलती क्या करता हूँ? मैं बिजनेस शुरू करने के लिए गलती क्या करता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता हूँ, या माल को बेचने के बारे में सोचता हूँ। यहां पे इस फ्रेमवर्क के माध्यम से जब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो उसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे ध्यान में रखें और कहां पे ध्यान में रखें, ये आपको समझ में आ जाएगा इजीली। उससे क्या फायदा होगा सर? उससे ये सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपको पता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस
कैसे हम सस्टेन और इम्प्रूव करेंगे, तो आपका जो कस्टमर है ना वो आपको ही रेफर करेगा, क्योंकि आपके पास मार्केटिंग का तो पैसा है नहीं। आप एक ही कस्टमर से रेफरेंस लेकर आ पाएंगे, यानी कि अपने मार्केटिंग की कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। और अगर आपको बिजनेस करना बिल्कुल नहीं आता और आपको बिजनेस करना सीखना है, तो भाई बिजनेस किस पे टिका होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर क्या है? कस्टमर। सो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड रखना है, उसके एक्सपीरियंस को कैसे कंसिस्टेंट रखना है या इंप्रूव करना है, वो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप सीख पाते हो। और अगर अज्यूम कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब में ही इंप्रूव करना चाहते हो या जॉब लेना चाहते हो, तो कैसे ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है? इस फ्रेमवर्क की मदद, आपका कस्टमर कौन है? आपका कस्टमर है आपका बॉस, या आपका कस्टमर है आपका इंटरव्यूअर। तो उसका टच पॉइंट क्या है? उसका टच पॉइंट हो सकता है जब वो आपका KRA KPI का रिव्यू कर रहा है। उसका टच पॉइंट क्या हो सकता है? जब आपकी मीटिंग करता है। उसका टच पॉइंट क्या हो सकता है? जब आपकी परफॉर्मेंस आती है। या उसका टच पॉइंट क्या हो सकता है? जब आपके कस्टमर की कंप्लेंट आती है। तो वहां पे अभी करंट की रेटिंग दीजिए, क्या रेटिंग है, और उसको इंप्रूव करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज लिखिए। यानी कि चाहे वो जॉब, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो बिल्डिंग एक्यूमेन, बिजनेस एक्यूमेन, तीनों में ही ये फ्रेमवर्क आपको कंट्रीब्यूट करके देगा। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप सही स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वन मोर फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोल्डन स्टेटमेंट। आपको पता है कोच एंड कोची कौन होता है? कोच होता है जो सवाल पूछता है, कोची होता है जो आंसर देता है। आपको पता है हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हमें लगता है कि कोच के पास सारे आंसर है। नो, कोची हैज ऑल द आंसर्स। आपको पता है कोची, वाई कोची हैज ऑल द आंसर्स? बिकॉज कोची ने 10 डेज का MBA किया है इससे पहले। विवेक सर ने आंसर्स ही तो दिए, और क्या दिए उसके अंदर? हर प्रॉब्लम का आंसर ही तो है, और क्या है उसके अंदर? सो कोची हैज ऑल द आंसर्स। फ्रेमवर्क की मदद से उन आंसर्स में से मेरे लिए क्या रेलेवेंट है वो सीक्वेंस बिल्ड हो जाएगा। यानी कि इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस की मदद से आप सही सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके साथ मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट कस्टमर टाइप पे, जो है बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन की एंटरप्रेन्योर की नीड्स क्या होती हैं? बाय दिस टाइम तो आपको गैस हो गया होगा, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और बिजनेस को एक्सपैंड करना। बार बार करने से ना दिमाग में बैठ जाएगा अब आपके। अब आप सो भी रहोगे ना, आपको आएगा बिजनेस की क्या प्रॉब्लम होती है, बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और कस्टमर से भी जब बात करोगे ना, आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा LFP, BB इम्पैक्ट, 10 डेज MBA। आपके दिमाग में चल रहा होगा कस्टमर की प्रॉब्लम। आप सुनना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको जितने सर की ट्रेनिंग में आए थे ना, आपने सीखा कि प्रॉब्लम पे फोकस करना है कस्टमर की। वहीं से कस्टमर की नीड निकल के आती है, और नीड समझ में आ गई तो सोल्यूशन भी सही पिच कर पाओगे। सो यहाँ पे कस्टमर के लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स है जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हो, ये वो स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों। पहला, कस्टमर डिलाइट कैसे डिजाइन करना है? सर विवेक सर की वीडियो देखोगे ना, अरे वाह, ये अरे वाह कैसे करते हैं? अब बताओ, आप बताओ कैसे करते हैं? आपने विवेक सर की वीडियो देखी है ना, कैसे करते हैं? नहीं पता होगा। तो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से डी कोड, मतलब कि उस डिलाइट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो कि कस्टमर डिलाइट लेकर कैसे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा, सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, लॉयल्टी। सबसे बड़ा पता है दिक्कत क्या होती है? एक नया कस्टमर सॉरी, अगर कस्टमर को मैंने रिटेन कर लिया वर्सेस एक नया कस्टमर को मैंने एक्वायर किया, आपको पता है ये 7 गुना ज्यादा महंगा होता है। यानी कि अगर मैंने एक कस्टमर को रिटेन कर लिया अपने ब्रांड के साथ, उसको कहीं जाने नहीं दिया, वर्सेस अगर मेरे को नया कस्टमर लाना पड़ रहा है, वो होगा 7 गुना महंगा किसी भी बिजनेस के लिए। फैक्ट आप गूगल कर सकते हो, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हो। इसमें बहुत सारी एनालिसिस करी गई है, क्योंकि मार्केटिंग में कितना पैसा लगता है, और मार्केटिंग करने के लिए एक टीम चाहिए होती है, उसमें कितना पैसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा लगता है, बाप रे। सो अगर आपने ये फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप अपने कस्टमर को लॉयल कर पाएंगे। सर लॉयल मतलब कहीं जाएगा नहीं, आप ही का होके रह जाएगा। तीसरा, आप एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बना पाएंगे अपनी कंपनी के अंदर, जिससे आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगा सर। इसके अलावा आप अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर कौन कौन से टच पॉइंट्स, हो सकता है कि आप है ना अभी तक वेबसाइट पे इतने एक्टिव ही नहीं थे, आपने कभी वेबसाइट देखी नहीं कि वो क्रैश कर चुकी है
क्या वहां पे कस्टमर की पेमेंट ही नहीं प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे कस्टमर को दिक्कतें आ रही हैं, कस्टमर को बहुत लंबा प्रोसेस लेना पड़ रहा है आप तक पहुंचने के लिए, आपने कभी सोचा ही नहीं। तो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप चारों दिशाओं में सोच पाएंगे, यानी कि पहले भी, सेल से पहले भी, सेल के दौरान भी और सेल के बाद भी, तीनों जगह आप सोच पाएंगे। उसके बाद आप एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन पाएंगे। नाउ इट इज द टाइम फॉर द बोनस। बोनस आपके लिए जो एक तरीके से कहते हैं चेरी ऑन द केक, ये वो है ऐसे क्वेश्चंस जो कस्टमर की नीड को कर सकते हैं। सबसे पहला सर, आप किसी भी नई मार्केट में एंटर करने का सोच रहे हैं तो आपका प्लान क्या है? तो कस्टमर जाएगा सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं नया प्रोडक्ट लेकर आऊं और नया प्रोडक्ट लेकर आके मैं फेसबुक पे एड्स चला दूं या मैं गूगल पे एड्स चला दूं। ओके, वेरी गुड सर, लेकिन क्या कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीदेगा? ये तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि और या खरीद लिया तो कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा सर? क्या कभी इस बारे में विचार किया आपने? इसके अलावा सर, अगर मार्केट में कंपटीशन है तो आप उसे डील कैसे करोगे? क्योंकि कंपटीशन कैसे कम होता है दोस्तों, इसका एक सीक्रेट है कि अगर आपका है आपके साथ बिजनेस में कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है तो कॉम्पिटिटर पे जाएगा ही नहीं। तो अगर आपने सवाल पूछा कि सर आप कंपटीशन जो इतना हाई हो रखा है इस समय, आप उसको डील कैसे कर सकते हो, आपके पास क्या क्या आइडियाज हैं, वो कभी भी कस्टमर एक्सपीरियंस की बात ही नहीं करेगा। और आपको पता है कस्टमर एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह है, ये नमक की तरह होता है, इसका ना पता नहीं चलता कलर, लेकिन अगर ये नहीं होता ना तो पूरे सब्जी का जो फ्लेवर है वो नहीं आता। क्योंकि कस्टमर जितना सेटिस्फाइड होता है उतना ज्यादा आपको रेफर करता है, उतना ज्यादा मार्केट में आपकी बात करता है। तीसरा, आपका उससे पूछिए सर अभी आपका एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है जब आपसे वो खरीदता है माल, तो क्या एक्सपीरियंस है, सीधा पूछ लीजिए। कभी सोचा ही नहीं होगा कस्टमर के बारे में। उसके अलावा सर इस समय आप अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, आपके पास कुछ स्ट्रेटेजीज हैं? आपको याद है सर ने ओयो का एग्जांपल दिया था दोस्तों, देखो हर फ्रेमवर्क में सर ने एग्जांपल्स दिया है, ये आपको याद करने हैं, एक बार से नहीं आएगा समझ, ठीक है? तो उसको याद कर लेना, ओयो का एग्जांपल दिया था, अगर आपने ये सारे एग्जांपल्स याद कर लिए ना आपकी बिजनेस की वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। आप कस्टमर को एग्जांपल्स बताएंगे, सर आपको पता है ओयो क्यों सक्सेसफुल हुआ या ओयो को क्यों इतने कस्टमर्स ने एक्सेप्ट किया, आपको पता है? क्योंकि उन्होंने 7 पैरामीटर्स पे अरे वाह मूवमेंट कर दी, 7 चीजों पे, क्योंकि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी उसने अपने प्रोडक्ट में इनबिल्ड कर दिया और फिर कस्टमर का एक्सपीरियंस अपने आप इंप्रूव हो गया। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ टाइम बने रहे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सो दोस्तों, विद दिस बीइंग सेड, इट इज 10:54। आई कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस और हम, या फिर हम जो टेस्ट है हम उस पर मूव ऑन कर सकते हैं, जैसा भी मुझे आदेश मिले विमल सर की तरफ से। बट मैं समरी करने के लिए आपको बता देता हूँ कि आज हमने 3 फ्रेमवर्क, और गोल क्या है? गोल सिर्फ इतना ही है कि आपको फ्रेमवर्क्स समझ में आ जाए कि इसमें मिलता क्या है। और आपने देखा कितने पावरफुल फ्रेमवर्क है, इसमें हम आंसर नहीं देते हैं, तो अपनी सेल्स की स्क्रिप्ट को वैल्यू की तरफ लेके जाना पड़ेगा भाई लोग। वैल्यू क्या है कि अगर आपने फ्रेमवर्क लिया तो आप क्या कर पाएंगे फ्रेमवर्क्स की हेल्प से। आपने समझा, कोची हैज ऑल द आंसर्स, कोची के से सही सवाल पूछोगे सही आंसर अपने आप निकलेगा। अब यहाँ पे ना एक मुझे क्वेश्चन आया था कल, वो ये था कि सर ये बताइए कि अगर हम ही कस्टमर से सारे सवाल पूछ रहे हैं तो हम बता क्या रहे हैं? तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था आज थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। 10 डेज MBA में हम बहुत सारे सोल्यूशंस बता रहे हैं। और दूसरा दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि कोचिंग क्या है और मेंटरशिप क्या है, मेंटर क्या है और काउंसलिंग क्या है, मैनेजिंग क्या है। ये 4 अलग अलग तरीके होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए। इसके लिए आप विवेक सर की जब वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एक लाइन में इसका आंसर दे रहा हूं दोस्तों, अगर एग्जाम्पल से बताऊं, अगर किसी कस्टमर को मार्केटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल उसको डिजिटल एड्स लानी है फेसबुक के ऊपर, अगर आप उसको बोले सर आप मेरा फ्रेमवर्क ले लीजिए आपको मदद मिलेगी, तो क्या वो सही होगा? ये आंसर इज नो, बिकॉज फ्रेमवर्क की मदद से वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसके लिए सही मार्केटिंग के मीडियम्स क्या हैं, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग की KRA KPI क्या होनी चाहिए, और ये क्यों जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं कस्टमर से रोज बात करता हूँ।
मेरा एक कस्टमर ने रिसेंटली, जो एस्ट्रोलॉजर है, उसने 2 लाख रुपए की मार्केटिंग खरीदी किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से, मेरे से बात करे बगैर। ठीक है, उसने मेरे को नहीं बताया, सीधा पैसे लगा दिए। फिर मेरे पास आया रोता रोता, कहा कि सर मेरा पैसा 2 लाख रुपए। मैंने क्यों डूब गया? कह रहा सर मैंने उसको पैसा दिया 2 लाख रुपए, उसने मेरे को बड़े बड़े सपने दिखा दिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे पता नहीं था क्या करना है, और फिर मैंने दे दिए, और सर वो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अगर उसने फ्रेमवर्क किया होता मार्केटिंग का, उसको पता होता कि उसका एंड गोल क्या है, यानी कि मार्केटिंग से अभी क्या है, जाना चाहता है और कैसे जाएगा, अगर उसने वो फ्रेमवर्क किया होता तो वो सही पाथ आइडेंटिफाई कर पाता। फ्रेमवर्क में हम उसको ये नहीं सिखाते कि सर एड्स रन करने के लिए फेसबुक खोलो, उसके बाद फेसबुक पे यहाँ पे क्लिक करो, फिर एड्स डालो, नहीं। लेकिन फ्रेमवर्क की मदद से सही जर्नी वो स्टैब्लिश कर पाता है, यानी कि दोनों की जरूरत है। सो एज एन आईबीसी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्रेमवर्क करता क्या है, ताकि आप मार्केट में इसकी सही पोजिशनिंग कर सके। सो दिस इज माई इंटेंट। मैं बार बार इसको रीआइट्रेट करता हूँ ताकि आप अपने आप को बेटर कर सके मेरी ट्रेनिंग के बाद। अगर आप वही करें जो आज तक करते आए हैं, तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है, कुछ नया नया नहीं मिलेगा। अगर आप ग्राइंडर में ऑरेंज डालोगे तो ऑरेंज जूस ही आएगा, अगर आप मिक्स फ्रूट्स डालोगे तो मिक्स फ्रूट जूस आएगा। सो कीप दिस इन माइंड। थैंक यू सो मच। विमल सर, डू आई हैव टाइम टू टेक सम क्वेश्चंस और शुड वी मूव टू द टेस्ट? जितिन सर, आई बिलीव, मेरा मानना यह है कि इतना बढ़िया सेशन ऑलरेडी हो गया, 2 घंटे के आसपास है, एंड आई एम श्योर कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे, विद परमिशन हम क्या कर सकते हैं कि गूगल फॉर्म के जरिए क्वेश्चन सर्कुलेट कर सकते हैं, और वो आंसर्स, क्योंकि अभी हमारे पास 2 दिन की जर्नी और है, सैटरडे और संडे, यानी कल और परसों भी हम दोबारा सेशन कर रहे हैं। समय यही है 9 से 11 बजे के बीच में, है ना जितिन सर? सो माय सजेशन है कि क्यों ना हम क्वेश्चंस कोलेक्ट करें। अभी जैसे सबसे बड़ी चीज क्या है कि 2 घंटा आपने समय दिया, इस 2 घंटे के अंदर जितिन सर ने वो सारी वैल्यू क्रिएट कर दी। टीम राइट सोल्यूशन ने तो फायर और वो इमोजीज भेजने शुरू कर दिए, और हाँ इतने सर, सारे डायरेक्ट मैसेज आए हैं। मैडम कह रही है कि रुचि मैम कह रही है कि आप रोज सेशन लीजिए। प्लीज ऐसा मत करना विमल सर, आप इसको सीरियसली मत लेना। नहीं सर, अभी तो हमने कहा कि कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कस्टमर चाहेंगे बस वही मिलने वाला है उनको। ठीक है, सो 2 दिन तक तो कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे, सैटरडे और संडे। सैटरडे को भी होगा, संडे को भी होगा, सुबह 9 से 11 ये समय फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद मंडे से हम मूव ऑन करेंगे 11 बजे से दोबारा से, लेकिन सैटरडे और संडे होगा 9 से 11। एक चीज और, जस्ट वन स्मॉल इनपुट, एक बार सबको अनम्यूट करके जरा सुनते हैं सब, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट दीज सेशंस? लेट्स हैव अ चीयर फॉर जितिन सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वंडरफुल। बहुत अच्छा सेशन था, मजा आ गया। जोरदार।